हम्म। तो ये न्यूज पढ़ चुके थे, आगे न्यूज से शुरू करते हैं। और आप लोग को पता है किसान आंदोलन चल रहा है। और लोगों को जो शक है कि फ्यूचर में अंबानी अडानी ये लोग से इन फार्मर्स के साथ रॉ डील होगा। तो पंजाब में क्या हुआ है कि लोग जियो का टावर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जिनके घरों में लगा हुआ है उसका पावर काट दे रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का प्रॉब्लम आया हुआ है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा आप लोग गेस कर ही सकते हैं। इफेक्ट ये होगा कि पंजाब में डेटा कनेक्टिविटी और टेलीफोन कनेक्टिविटी जो होगा वो कम हो जाएगा, कंजेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नैरो विंडो। सुप्रीम कोर्ट इस मामला में मतलब सरकार गई थी कि इसको जो प्रोटेस्टर्स है इनको हटाने का आदेश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बोली है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज देयर। तो अपहेल्ड द राइट ऑफ फार्मर्स टू प्रोटेस्ट। और वो दोनों साइड से इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल कमेटी बनाने का सुझाव दी है। न्यूज हो गया है पुराना। ये अभी तक मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ये मतलब एक आइडिया था वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। और हम्म, और एक सरकार जो है एक तरफ में बात भी कर रही है, दूसरे तरफ में जो हमारी इस पर्टिकुलर इस सरकार का स्पेशल जो तरीका है कि जो भी विरोध करे उसको देशद्रोही घोषित कर दो। तो साथ ही साथ इन लोगों को, किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही ये सब बोलने का एक सिलसिला भी चालू हो गया है। नॉट ओनली मीडिया, सरकार खुद ही जो है, जैसे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, वो उनका कहना है कि ये लोग जो है वो सेना के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उसका सप्लाई लद्दाख में ना पहुंच सके ऐसा कर रहे हैं। तो अगला न्यूज जो है ये है हमारा फार्मर प्रोटेस्ट का। आप लोगों का काम है पढ़ना, हम मैक्सिमम बात इसमें कवर कर चुके हैं। तो इसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, और हमको बताना वही चाहिए जो बात अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। तो वो जो टर्मिनोलॉजी मिलेंगे वो आप लोग को बताएंगे, लेकिन आपका काम है इसको पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि ये अभी देखा जाए तो अभी कोविड के बाद सबसे बड़ा न्यूज है अभी इन दिनों। तो एक बात क्या है कि इरोशन ऑफ फार्म इनकम, लोगों को जो फार्मर्स हैं उनके इनकम कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि लैक ऑफ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी में, हो सकता है इनोवेशन में, हो सकता है। तो जब किसी भी कंट्री में अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होगा तो नेचुरली वो जो होगा वो ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा और उसमें इनकम भी बढ़ेगा। तो इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है, हम छोटा छोटा बात कर बताएंगे आप लोगों को। तो अगर देखा जाए कि अगर यील्ड का बात करेंगे, मतलब पर हेक्टेयर यील्ड, तो दुनिया में हमारा रैंक अगर गेहूं और चावल में देखे थे 45th एंड 59th है। यानी पर हेक्टेयर जो हमारा उपज है वो रिलेटिवली बाकी कंट्रियों के मुकाबले, बहुत सारे कंट्री के मुकाबले कम है। पंजाब और हरियाणा का जो यील्ड है वो यील्ड ठीक है। अगर आप उसको बाहर कर देंगे तो बाकी देश में तो यील्ड और भी बुरा हाल है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्टिविटी कम है। एक और भी यहाँ पर बात उठाया है राइटर्स। हम तो मतलब देखा जाए तो हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं। फैक्चुअल मतलब कहने का मतलब हम सिस्टमेटिक को समझा नहीं रहे, कुछ बातें इसमें हमको दिखेंगी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो
बात इसमें एक और भी आप लोगों को मिलेगा कि इंडिया में जो ये था हमारा एक टाइम में हमारा इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी था उसका बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था। तो ये हम बात करें 60s का, कई बार आप लोगों को बताया है कि हमारे देश में भूखे रहना बहुत अनकॉमन बात नहीं था। इवन आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स ज़िंदा हों अभी, अगर और या आप मदर फादर से भी ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स या मदर फादर से भी पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस होगा उस टाइम का अगर उनको तो। बट ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा, तो वो बताएँगे कि कई बार जो था वो मतलब हालत बहुत ख़राब हो जाते थे इस कंट्री में। तो 60s में हमारा बहुत बुरा हाल था। ऐसे कंडीशन में हमारी जो सरकार थी, वो सरकार यूएस से एक प्रोग्राम था, आगे आएगा नाम, उस प्रोग्राम के तहत में वो गेहूँ खरीदी थी। हमारे पास डॉलर नहीं था, तो हम रुपए के बदले में गेहूँ खरीदे थे और वो उनका जो थर्ड क्लास जो व्हीट था, वो हमारे पास आया था। तो हमारी सरकार उसके बाद बहुत अलर्ट हो गई। अलर्ट होने के बाद वो हम लोग अ, इससे निपटने के लिए कि फूड सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार क्या शुरू की कि एक तरीका शुरू की कि किसानों को एक सिक्योरिटी दिया जाए कि वो उनका जो फसल है वो बिकेगा। मेन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्चुअली अगर इसको मार्केट फोर्सेस पर आप छोड़ देंगे, तो हो सकता है किसान खेती ही छोड़ देंगे क्योंकि प्राइसेज़ जो होते हैं वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं और इनको आइडिया नहीं होता पहले से कि क्या लगाएँ। अक्सर एक सीज़न में सोचिए कि प्याज की कीमत बढ़ गया है, तो फिर सारा का सारा किसान प्याज लगाना शुरू कर देगा। अगला सीज़न में प्याज का दाम इतना गिर जाएगा कि अ, इनको मतलब इट विल नॉट बी रेम्युनरेटिव। तो सरकार क्या की कि वैसे में फिर एमएसपी का एक कॉन्सेप्ट लाई कि एमएसपी देंगे। तो किसानों को पता होगा कि मेरा उपज गारंटीड है कि सरकार तो खरीद ही लेगी अगर इससे इतना रेट से कम अगर मार्केट रेट कुछ खास रेट से मार्केट रेट कम होता है। तो इससे हुआ क्या? एमएसपी जो है वो धीरे-धीरे करके फसलों के लिए बढ़ाया गया। पहले शुरुआत में गेहूँ और चावल पर मेन फ़ोकस था और उसके बाद धीरे-धीरे करके बढ़ाया गया। अभी 23 ऐसे क्रॉप्स हैं जिन पे एमएसपी है। लेकिन एमएसपी है, लेकिन एमएसपी पर हर जगह बिकता नहीं है। सरकार खरीदेगी तो यस, इट विल बाय ऑन एमएसपी। हम आगे जैसे दिखाएँगे लेकिन लेकिन वो बिकने का जगह भी तो होना चाहिए। जहाँ पे मंडियाँ हैं नहीं, वहाँ पर एमएसपी पे किसान को मिल नहीं पाता है। तो ख़ैर हम बातें कर रहे हैं कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी एमएसपी में कवर किए गए हैं, उनका स गवर्नमेंट का जो परचेज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ फोकस्ड ऑन व्हीट एंड राइस। तो बात ये है बात पूरा इन टोटो ऐसा है कि अ, जो किसान हैं उनको उनका गेहूँ और चावल आसानी से बिक जाता है एमएसपी पर और सरकार का उस टाइम में फ़ोकस जो था, वो पंजाब पर ही ज़्यादा था कि पंजाब जो होगा वो सारा देश के लिए सप्लाई कर सकता है। तो ख़ैर वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप हुआ और वहाँ पर मोनोकल्चर अभी जो इतना सारा कहानी सुना है उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि बताएँ कि मोनोकल्चर शुरू हुआ। मोनोकल्चर का मतलब हो गया कि वहाँ पर बाकी जो क्रॉप्स हैं, वो क्रॉप्स का लगाना जो है वो लोग कम कर दिए हैं और गेहूँ और चावल में वो चलेगा। तो ये इसका मतलब है कि थोड़ा आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग बता सकते हैं कि पंजाब जो है वो क्या व्हीट के लिए सूटेबल वो जगह है या क्या वो राइस के लिए सूटेबल है या दोनों के लिए सूटेबल है? हम अगर बात करें पंजाब का तो। आपको तो पता है यूपीएससी में एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग बताइए। किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है? Whether it is wheat or whether it is rice or whether it is both. नो आइडिया। ओके। अच्छा पूजा बोलेगी। अच्छा हाथ उठा। सना से बात करते हैं। सना बोलिए। सर मुझे लगता है राइस के लिए। अच्छा देखते हैं, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आतुफा बोलिए।
सर वीट आई थिंक। अच्छा, 2 आंसर हो गया। पूजा? सर गेहूं होगा। ठीक। आकांक्षा? हाँ, आकांक्षा, आवाज ही नहीं आ रहा है। रिपीट। सर वीट बोले, वीट बोले। वीट। ममता सर का? वीट। हाँ ठीक है, आया आवाज। ममता? सर वीट वीट सर वीट। ठीक है, ठीक है, इट इज वीट। तो ये जो है इट इज मोर सुटेबल फॉर वीट। वीट के लिए, गेहूं के लिए बहुत सुटेबल है उसका वहाँ का क्लाइमेट। तो अब हमको एक क्वेश्चन ये जानना है, सना से पूछते हैं अब। सना, आप ये बता सकती हैं कि ये जो राइस है वो अ, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उसका प्रोडक्शन होता है? कुछ आइडिया है? नहीं सर, आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक। तो फिर आकांक्षा से पूछते हैं। आकांक्षा? सर हमको लगता है कि पानी चाहिए उसको। तो पानी चाहिए तो फिर पंजाब क्यों नहीं सुटेबल होगा? ये आप ही से पूछ रहे हैं। सर नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है, पूजा बोलना चाह रही। पूजा? सर इसके लिए तो मतलब जैसे पश्चिम बंगाल वाला इलाका काफी अच्छा रहेगा। क्यों क्यों क्यों? सर वहाँ मतलब पानी काफी ज्यादा मतलब अवेलेबल है, और मिट्टी भी वहाँ का सर सही है। मतलब वो जो उसकी दोमट मिट्टी चाहिए होता है। ये जो मेन बात है वो बारिश ही होगा। बारिश जो है, चावल को बारिश चाहिए, तो उसको इसको बोलते हैं वाटर गजलर है ये। वाटर काफी इसको चाहिए होता है, काफी दिन तक तो ये पानी में ही ये इसको रखा जाता है, तो पानी चाहिए। तो ये जो होता है ये गर्मी बर्दाश्त कर लेगा। सुनिएगा ध्यान से, यूपीएससी में एग्रीकल्चर पर थोड़ा फोकस बढ़ा हुआ है, ध्यान से समझते रहिएगा। वो जो होता है वो हीट जो होता है उसको टॉलरेट कर सकता है ज्यादा। आप आइए मानसून में, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। मानसून का जो विंड होता है वो ऐसे चलता है, इस तरह से, और यहाँ से टकरा के फिर इधर जाता है। मानसून जहां जहां पे पहले लाइन बना रहे हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है, और जैसे ही वो इधर जाता है वैसे वैसे वीक हो जाता है। पंजाब में देखा जाए तो, पंजाब में हम बारिश का मौसम में हम रहे हैं, तो पंजाब में हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि बरसात का मौसम भी कब आया और कब निकल गया। मतलब यहाँ के लोगों को जो अच्छा खासा बारिश देखते हैं, तो पंजाब जो होता है वहां पर बारिश कम होता है रिलेटिवली। तो इट इज नॉट नेचुरली नॉट सुटेबल फॉर राइस। वेस्ट बंगाल एंड ऑल द साउदर्न स्टेट्स भी, क्योंकि वो ये हीट टॉलरेंट भी है, दीज आर मोर टॉलरेंट फॉर, दीज आर मोर सुटेबल फॉर राइस। राइस कहीं भी हो सकता है, बट एनीवे। तो पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में मोनोकल्चर शुरू हुआ, मोनोकल्चर ऑफ व्हीट एंड राइस। तो बात यह है कि जब सुटेबल नहीं है वहां पर, तो फिर कैसे वो लोग कर रहे हैं राइस का खेती? एक मिनट। हाँ पूजा? सर वहाँ जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो मतलब खेती के लिए सारा सुविधा वहाँ किसानों को दिया गया। मतलब आधुनिक जितने भी उपकरण होते हैं सिंचाई के लिए, मतलब सारा कुछ उनको अवेलेबल कर, ताकि वो मतलब चावल की खेती भी कर सके। तो सर इसलिए। लेकिन बात यह है कि सुटेबल नहीं है ना, तो सुटेबल कैसे वो बना लेते हैं उसको? वो बात तो ये है, वहाँ तो बारिश भी मतलब बहुत कम होता, बता ही दिए। कैसे सुटेबल बना लेते हैं? केवल टेक्नोलॉजी, तो कौन सा ऐसा पार्ट है वो टेक्नोलॉजी का जो सुटेबल चावल के लिए सुटेबल कर लेता? अच्छा, शायद नहीं बोल रही है ना। अच्छा, तो अच्छा ममता बोलिए। सर वो इरिगेशन प्रॉपर वे में कर पा रही है इसीलिए।
इरिगेशन कहाँ से? अच्छा खैर सुनिए, मतलब वो नदियों से। अच्छा मेरा बात सुनिए, अब बात ये है ना कि ये न्यूज़ में आ गया है, हम बताए बहुत कुछ है, हमको लगता है कि हम छोड़ के निकल जाएँ, लेकिन फिर पता चलता है नहीं, आप लोग याद नहीं रखे बात को। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले लोग पढ़ रहे थे कि अब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो मतलब हिंट दे के मेमोरी में आता है कि नहीं। सरकार क्या की थी, एक कानून बनाई थी कि जून से पहले कोई भी चावल का खेती नहीं करेगा। लोग मई, अप्रैल और मई में ही वो शुरू कर देते थे। तो सरकार बोली ना, ये नहीं चलेगा। बोला कि नहीं, ये जून में प्रॉपर 15 जून के बाद ही इसका प्लांटेशन, चावल का मतलब खेत में प्लांटेशन, नर्सरी नहीं, उसको ट्रांसप्लांटेशन जो होगा वो 15 जून के बाद ही हो पाएगा। ये लोग अप्रैल और मई में ही कुछ-कुछ प्रोसेस शुरू कर मई में लगा देते थे। तो हमको जानना ये है कि पंजाब की सरकार ऐसा कानून क्यों बनाई है और ये कानून जो है वो किस बात को जन्म देता है? मतलब उससे क्या सरकार क्या सोच के बनाई? पॉइंट नंबर 1। और उससे साइड इफेक्ट क्या हुए? पॉइंट नंबर 2। ये हम बताए हैं आप लोगों को, हो गया 3-4 महीना पहले ही बताए हैं, लेकिन आप लोगों से हम मतलब उम्मीद रखेंगे कि ये सब बात आप याद रखिए, मेमोरी में मतलब उसको रिटेन कीजिए। अब कैसे करेंगे तो आप भी समझेंगे, क्योंकि हम भी रिटेन ही किए हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बार कुछ नहीं आया सब। खैर ममता बोलिए। सर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाए इसीलिए। तब अब मेरा क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ये लोग चावल का खेती कैसे कर पाते हैं? सर ये तो रिपोर्ट आया था ना कि 90% जो ग्राउंड वाटर यूज होता है एग्रीकल्चर का, वो मतलब खेती के लिए, तो वो ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं। हाँ, लेकिन अभी आप बोल रहे थे वो बोल रहे थे कनाल्स का आप नाम ले रहे थे। एक्चुअली ग्राउंड वाटर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, तो उससे रिलेट करके हम दिखा दिए कि वहां से अगर रिलेट किया जाए तो पता चलता है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा पंजाब के फार्मर्स यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। सरकार चाह रही थी कि जब मानसून शुरू हो जाए 15th के तक के आसपास में, तब जाकर के लोग चावल लगाए, ताकि मानसून का पानी यूज हो, ग्राउंड वाटर जो हो ज्यादा नहीं यूज हो। तो वहां पर क्या बात हम लोग निकाले कि ग्राउंड वाटर का यूज चावल की खेती के कारण हो रहा है, चावल की खेती के कारण। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, वहां पर पंजाब एक ऐसा जगह है जहां पर वो भी पैदा करते हैं वहां के किसान, जो वहां पर नेचुरली नहीं पैदा होगा। गेहूं थोड़ा टेम्परेचर उसको कम चाहिए, जो पंजाब में मिलता है ठंडा का मौसम में, और वहां गेहूं के लिए काफी सुटेबल है। तो मोनोकल्चर का मतलब क्या हो गया? मोनोकल्चर तो राइस एंड व्हीट का मोनोकल्चर, मतलब कि बाकी सब चीज के एक्सपेंसेज पे व्हाट इज द एक्सपेंसेज? तो एक्सपेंसेज यहाँ पर है जो क्या छोड़ दिए, फॉरगॉन। ये हो गया वेजिटेबल्स गए, दाल गए, तो जो भी और फसल थे वो गए और उनके जगह में आ गया मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर आ गया तो क्या कम हुआ? इसके लिए कोई टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग कि वहां पर क्या कम हो गया मोनोकल्चर के कारण? देखा जाए तो बाकी सब कुछ विड है, सब बेकार चीज है, खाली हम लोग को रखना है चावल और गेहूं, बाकी सबको हटाओ। हाँ ममता बोलिए। सर क्रॉप डाइवर्सिटी खत्म हो गया। डाइवर्सिटी जो हुआ, बायोडाइवर्सिटी, सीधा सीधा बोले बायोडाइवर्सिटी का कमी हुआ, बायोडाइवर्सिटी। अब मेरा क्वेश्चन है और कि आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या बायोडाइवर्सिटी और कम हो जाए तो बीमारियां बढ़ती हैं या बीमारियां कम होती हैं? पूजा। सर बढ़ती हैं। मीरा को एग्जांपल दे सकती है कि बायोडाइवर्सिटी का कमी जो है वो बीमारी बढ़ाता है? सर वो सबका अपना अपना चक्र बना हुआ है ना, अगर कुछ खत्म कर देंगे तो किसी चीज का दिक्कत हो जाएगा। खुद कोविड को ममता क्या बोल रही है? हाँ सर वो बढ़ेगा। वो हम लोग का एक और एग्जांपल आया था ना, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो था, तो उसके चलते फिर बोल रहा था कि उन लोगों को वहां से हटा देना है, नहीं तो फिर वो उन लोगों को, सारे लोग को हो जाएगा।
हाँ, बात ये है कि खुद कोविड में बात कर रहे हैं लोग कि ये बायोडाइवर्सिटी का जो कमी है, जिससे चेक्स जो होते हैं कि प्रीडेटर्स जो उसके होते हैं नेचुरल या नेचुरल जो रजिस्ट करते हैं वो खत्म होते हैं। थोड़ा हम समझाते हैं बात को। यहाँ पर एक वीट का एक लगा हुआ है, यहाँ पे अगला खेत में भी गेहूं लगा हुआ है और इस तरह से। बट ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि बायोडाइवर्सिटी है, किसी खेत में गेहूं लगा हुआ है, कहीं पे दाल लगा हुआ है, कहीं पे सब्जी लगा हुआ है। और अब एक आता है पेस्ट, वो गेहूं खाने में उसको बहुत मजा आता है, इस खेत को तो बर्बाद कर देगा, इस खेत को भी बर्बाद कर देगा गेहूं वाला। बट तीसरा वाला में जाकर के फंस जाएगा, यहाँ से वो आगे बढ़ने का चांसेस, पेनिट्रेशन जो होगा उसका कम हो जाएगा। तो लेकिन अगर पूरा का पूरा एक लगा दिया जाए तो एक बार अगर पेस्ट आया तो पूरा पंजाब का खेती को बर्बाद कर देगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो पेस्ट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि वो तो फैल रहा है। तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आप केमिकल्स यूज करेंगे, केमिकल्स यूज करेंगे तो फिर जो जमीन होगा, जमीन का क्वालिटी खराब होगा। ठीक, तो जमीन का क्वालिटी जो होता है वो खराब होना शुरू हुआ है पंजाब में। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर फिर दूसरा बात क्या है कि अगर आप बीच बीच में दलहन नहीं लगाएंगे, लेगुमिनस क्रॉप्स, तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो जमीन का, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन जो है वो जमीन का कम हो जाएगा। तो फिर बाहर से यूरिया डालिए, तो यूरिया भी ज़्यादा डालने से जो लैंड होता है, लैंड जो होता है वो उसका धीरे धीरे करके वो सैलिनिटी बढ़ता है। कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार, मतलब ये मोनोकल्चर के कारण पैदा हो रहे हैं। तो एक तो बात है कि यहाँ पर हम लोग को बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के बारे में भी कुछ कुछ आर्टिकल्स में है, आप लोग उसको पढ़ेंगे। अच्छा, खैर अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि सरकार जैसी सरकार होती है, तो सरकार जो है अभी वहाँ जो पंजाब में अड़हतिया लोगों को पर नोटिस देना शुरू कर दी इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स, अपने इनकम दी बताओ, इनकम मतलब आपको पता है क्यों हो रहा होगा। अड़हतिया लोगों को नोटिस मिलना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शुरू हो गया है। आप लोग बता सकते हैं क्या कि ये क्यों अड़हतिया लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल रहा है? पूजा बोलिए। सर वो मतलब ये किसानों का साथ दे रहे हैं प्रोटेस्ट में, इसलिए। हाँ, सरकार इनको डिमोरलाइज करने के चक्कर में है कि तुम वहां पर मेरे खिलाफ में बैठे हुए हो। मतलब ये जो होते हैं ना, मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इसको, कि सरकार जो है अपने विरोधियों पर अपने इंस्टीट्यूशन को लगा देती है कि लग जाओ इसके पीछे। तो कुछ इसी तरह का केस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक आर्टिकल और भी है, सरकारी संगठन, महाराष्ट्र का ये संगठन है। ये मेनली जो ये शुगर केन प्रोड्यूसर्स हैं उसका है। तो आप पढ़िएगा, ये इसमें कुछ खास है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। देखते हैं आगे। डाइवर्सिफिकेशन का हम जो है ये कवर कर लिए। वो जो प्रोग्राम था इसको बोलते हैं, जो यूएस हम लोग मंगाते थे, ये PL 480 था। इसमें हम लोगों को, मतलब हमारा बहुत बुरा हाल था उस समय में। खैर उस समय में हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, सरकार अमेरिका से मंगाई, हमारे लोगों को खिलाई। फिर उसी समय सबक लेते हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया ताकि फिर ऐसा क्राइसिस ना पैदा हो जाए। MSP लाया गया ताकि किसान जो है हमारे वो फसल उपजाएं, डरे नहीं। फिर जब सरकार, हमारे किसान फसल उपजाएं तो MSP मिले और उसको पब्लिक जो राशन दुकान होते हैं, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको किसान से सरकार खरीदे, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोगों को सस्ता दाम पर बेचे। ये सारा का सारा सिस्टम जो था, उस सबक के बाद हम लोग सीखे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि अब वो हाल नहीं रहा। अब हमारे पास प्लेंटी है, हमारे पास मतलब जितना बफर होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा रहता है।
चूहा बोलते हैं कि 20-30% तो चूहे खा जाते हैं, लोग भूखे रह जाते हैं। तो अब जो है एक दूसरा प्रॉब्लम इंडिया में आया हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट क्वांटिटी। बहुत है हमारे पास, तो लेकिन फिर भी लोग अगर भूखे रहते हैं तो सही लोगों तक मतलब नहीं पहुंच पाता है वो जो अनाज है, तो ये एक प्रॉब्लम भी है हमारा। हाँ, वो हम क्वेश्चन उस समय नहीं पूछे थे कि जो सरकार, पंजाब की सरकार बोली कि अप्रैल और मई में आप लोग नहीं लगाएंगे, आप लोग फसल जो है वो जून में लगाना शुरू करेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं ये जो सरकार का ये जो कानून था, ठीक है, वाटर तो कंजर्वेशन हुआ और ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ा, लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया इस आदेश से। आप लोग बता सकते हैं वो क्या प्रॉब्लम था जो शुरू हो गया? पूजा बोलिए। सर प्रोडक्शन कम हुआ। नहीं, प्रोडक्शन तो बना रहा है, प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। कोई और गेस वर्क है क्या? ममता बोलिए। सर उन लोगों का टाइम जो ड्यूरेशन था वो इधर उधर हो गया, मतलब तो जितना टाइम उन लोगों को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए था वो उस टाइम में नहीं हो पाया, वैसा होगा, हम गेस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा उससे? तो कुछ दिन बाद ही सही। सर उन लोग जैसे सीजन होता है ना क्रॉप का, कि अभी लगाएंगे फिर उसके बाद इस सीजन मतलब उसको बेचेंगे या कुछ करेंगे, फिर उसके दूसरे सीजन करेंगे, तो वो इधर उधर हो गया होगा। सुजाता? सर शायद वो लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं उतने दिनों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हम बता रहे हैं। आप लोग को अफसोस होगा मेरी बात सुन करके नेचुरली, क्योंकि हम बताएं सब कुछ है, आप लोग को क्लिक नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए, आतुफा बोल रही है, आतुफा। सर ये हो सकता है क्या कि मतलब नेक्स्ट सीजन जब तक प्रिपेयर होगा पूरा वो लोकस्ट के आने का टाइम हो जाएगा, ऐसा कुछ? ना। ओके। अच्छा, सुजाता एक और चांस लेगी, चलिए। मतलब दूसरे क्रॉप में वो लोग शिफ्ट हो जा रहे नहीं हैं। नहीं। अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं। ऐसा है, कोई और चांस लेना चाह रहा है जब सब कुछ बोल ही रहा है हर कोई? आकांक्षा? सर उसका उतना प्राइस नहीं मिलेगा शायद इसलिए। अच्छा, एक नया चांस आप भी ले लिए। अच्छा, कोई और है? गलत है ये। पूजा? सर वो टाइम कम होने की वजह से और कोई दूसरा फसल नहीं लगा पा रहे हैं। वो तो आप या कोई और बोला ही था अभी, तो ये तो रिपीट हो गया। सुजाता ये लास्ट चांस दे रहा है, बोलिए। मतलब दूसरे स्टेट में मे भी वो लोग दूसरा लोग गा ले रहे हैं और पीछे रह जा रहे हैं। नहीं, ये ऐसा अब अच्छा छोड़ दीजिए। अब हम बता रहे हैं, अब आप लोगों से नहीं होगा। अब जो बच गया, मीरा और सना ही बोल सकती है, अगर अगर मन करे तो। गैस ही है, अगर बोलना है तो बोल दीजिए कुछ भी, कहीं लग जाए तो लग जाए। सर अगला क्रॉप लगाने में भी लेट होगा। अच्छा, ये ठीक है, ये तो कॉमन गेस है। वे बात ये है ना कि अब आइए यहाँ पर, सना आप ही बच गई है, बोल ही दीजिए कुछ। नहीं सर कुछ नहीं कोई आइडिया नहीं? समझ में आ रहा। अच्छा, देखिए, अगर अप्रैल में और मई, नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मई में लगा रहे थे और सोच लीजिए कि जो साइकिल है इट इज ऑफ 4 मंथ्स, ऐसा सोचिए आप। 5 मंथ्स का साइकिल करता है, सब कुछ निकाल उकाल के सब। तो जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। मई से अक्टूबर में एक कट जाएगा फसल, खेत खाली,
अगला फसल जो इन लोगों को दिसंबर में लगाना है, टाइम मिला करीब करीब 2 महीना का। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि यही तो हम भी बोले थे, लेकिन नहीं, फर्क है। अब क्या है कि बोला गया जून से शुरू करना, जून से शुरू हुआ तो नवंबर आ गया, टाइम मिला 1 महीना का। देखिए, जब 2 महीने का टाइम मिल रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे, खेत खाली होने के बाद, मतलब चावल को काटने के बाद जो स्टबल था, उस स्टबल को ये लोग डिस्पोज कर सकते थे, आदमी लगा सकते थे, इसको हटा सकते थे, और या फिर उसको सड़ने के लिए छोड़ सकते थे। बहुत सारा काम हो सकता था इसमें। लेकिन जब इनको नवंबर में फ्री करते हैं तो बिल्कुल ये हड़बड़ा जाते हैं, खेत रेडी करना है तो क्या होता है, ये जलाना शुरू करते हैं। तो ये जो कानून था, इस कानून का साइड इफेक्ट स्टबल बर्निंग है। स्टबल बर्निंग में वृद्धि, पहले आप सरकारों को समझाती थी कि आप लोग स्टबल बर्निंग मत कीजिए, तो बहुत लोग मान जाते थे कि चलो अभी तो 2 महीना हमारे हाथ में है। लेकिन आप 1 महीना खा गए, तो 1 महीना खा गए तो ये स्टबल बर्निंग बढ़ा। कोई ही लोग, मतलब कितना भी सरकार कानून बनाते रह गई, स्टबल बर्निंग चलता रहा, क्योंकि खेत रेडी करना है, कोई रास्ता नहीं है। तो अभी जो इसका उपाय निकला, वो उपाय क्या निकला, क्या उपाय निकला है इसका, जो इन लोगों को बोला जा रहा है कि यही वाला काम कर लीजिए आप स्टबल बर्निंग से निजात पाने के लिए। मीरा, सर वो कुछ डाल के खेत में ही सड़ा रहे थे ना, याद नहीं है उसका नाम। आतुफा, सर वो हैप्पी सीडर जो लाया गया है मशीन, वो तो पुराना हो गया, नया नया न्यूज चाहिए। पूजा, हाँ सर, हम भी वही कुछ केमिकल्स डाल के वो 60 डेज लगता है उसको, मतलब अच्छा होने में। अच्छा, ठीक है। ये 2 इंटरव्यू वाले लोग हैं, इन लोगों को देखते हैं कि ये लोग बोल पाते हैं कि नहीं। हालांकि आरती को तो हम पूछ ही दिए थे मॉक इंटरव्यू में। ममता और आरती, सर हाँ पूसा कैप्सूल है जिसमें वो फंगस होता है, तो वो डिकम्पोज कर देता है। अच्छा, गुड़ के साथ उसको मिलाकर खेत में डालने से 30 दिन या 24 दिन में उसको डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, ममता ही बोल रही है। ममता, सर कैप्सूल का नाम याद नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। तो कैप्सूल का नाम आप लोग को याद रखिएगा। और आरती, पूसा के साथ में कुछ और भी लगा हुआ है, वो पढ़ लेगी। आप पहुंच गए हैं पटना? आरती, हाँ सर, हाँ पहुंच गए सर। अच्छा, तो वो जो कैप्सूल है ना, वो कैप्सूल का कुछ नाम और भी है। पूसा डिकम्पोजर तो है ही है, बट कुछ हमको जाते कहते हैं कुछ और भी है उसके नाम के साथ में। पूसा 00 कुछ लगा हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, तो ये जो है, ये पूसा डिकम्पोजर है उसमें। हाँ, ममता बोल रही थी। ममता क्या बोल रही थी, नाम याद नहीं है, आगे बोलिए। सर वो वही कुछ केमिकल डाल करके और फिर उसके बाद उसको वो खुद ही खुद वो मतलब उसमें सड़ दिस जाता इज नॉट केमिकल, इट इज फंगस। ये सब बात याद रखना है। ये फंगस है, इसमें 7 टाइप्स के फंगस हैं। 7 टाइप्स के फंगस इस कैप्सूल में है। हमको आप लोग से जानना है अभी कि वो बोल रहे कि गुड़ में डालते हैं, हम बोल रहे इसमें बेसन भी यूज करते हैं। हमको बताइए, बेसन और गुड़ का जो मतलब एक सॉल्यूशन बना करके, पहले बेसन का फिर गुड़ का, इसी तरह का कुछ है, तो उसमें इस कैप्सूल को डालते हैं। तो ये बेसन और गुड़ का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये फंगस को उसमें डाल देते हैं, बेसन और गुड़ का सॉल्यूशन में? पहले बेसन प्रोबेबली और उसके बाद गुड़, क्यों? हाँ ममता, बोलिए। सर हम गैस कर सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा वो उसमें वो फिर जल्दी से वो डिकम्पोज करेंगे। बेसन में अगर डाल देंगे तो जल्दी डिकम्पोज करेंगे, या गुड़ में डाल देंगे, तो यही आप बोलना चाह रही हैं? सर हमको लगता है कि फंगस को ज्यादा वो लेग्यूमिनस है इसीलिए। अच्छा, आरती बोल रही है अभी, आरती बोलिए।
और फंगस को ग्रो करने का अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है उसको डालने से, मे बी इसलिए। फंगस ठीक है। ये है ना, ध्यान रखिएगा कि ये बेसन जो है, देखिए हम लोग जिंदा लोग जो है ना, इन लोगों को जीने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी है, दो न्यूट्रिशन जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ये दो बहुत जरूरी है। कौन कौन सा बहुत जरूरी है? तीसरा भी है, लेकिन ये दो काफी जरूरी है। कौन बता रहा है? कोई भी जो हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सही है। तो अब अब हमको कौन बताएगा? अब हाथ उठाने का बारी आ गया कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा दे रहा है और प्रोटीन कौन सा दे रहा है? सर गुड़ कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और प्रोटीन बेसन दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये जो है अब बात क्लियर है कि आप जब किसी को कल्चर कर रहे हैं ना, अब हम समझा रहे बात को कि फंगस को कल्चर कर रहे हैं, फंगस को तो कैप्सूल में है, लेकिन फंगस का पॉपुलेशन बढ़ा देना है ताकि वो खेत में जाकर के वो काम कर सके। तो फंगस को अगर हम बेसन और गुड़ दे देंगे तो वो फंगस जो होगा वो अपना पॉपुलेशन वो बढ़ा पाएगा, वो ग्रो कर पाएगा, और उसके बाद वो डिकम्पोज करने के लिए हम उस सॉल्यूशन को डाल देंगे। तो वो मतलब फंगस जो है, हम फंगस को पहले उसको ग्रो करवा रहे हैं, तो इसलिए ये सिस्टम है ऐसा। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है इस दौरान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कच्छ गए थे। तो कच्छ में ये गए थे, वहां पर क्या मुद्दा है वो बता रहे हैं। मुद्दा ये है कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ, तो कौन सा लड़ाई है ये 65 वाला लड़ाई है। तो 65 वाला जब लड़ाई हुआ था तो पाकिस्तान की सेना कच्छ में घुस गई थी सक्सेसफुली। क्यों घुस गई थी? क्योंकि कच्छ में का ये जो इलाका है, इट इज नॉट वेरी हॉस्पिटेबल। तो सारी सरकारें फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ऐसा करती हैं कि जो जगह पर लोग नहीं हैं तो लोगों को इनकरेज किया जाता है, आप वहां जाके बसिए, आपको हम फैसिलिटी देंगे, पैसा भी दिया जाता है, कई बार कैपिटल भी दिया जाता है कि आप वहां पर बसिए। हम अंडमान गए थे तो हम एक आइलैंड ऐसा देखे हैं जिसका नाम है हैवलॉक। तो हैवलॉक में बंगाल के जो लोग जो हिंदू वहां पर दंगों में भाग गए थे, तो उनको इंदिरा गांधी की सरकार हैवलॉक में बसाई है, पैसा भी दी थी। वो जैसा वो लड़का बता रहा था कि साल भर तक खाने का भी खर्चा दिया गया था, गाय दिया गया था, ताकि यहाँ पर आप बस सके। खैर, तो ये जो है कुछ ये वहाँ लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, वो लोगों को इनकरेज की थी कि आप लोग कच्छ में बसिए। तो कच्छ में बसने के लिए पंजाब और हरियाणा से कई लोग जो हैं वो लोग वहां पर गए और वहां कच्छ में बसे, और वहां पर उस बैरन लैंड में भी कई जगह पर वो लोग एग्रीकल्चर भी करना शुरू किए सक्सेसफुली। तो अभी न्यूज में इसलिए है कि वहां पर 700 लोगों को नोटिस मिला है कि आप लोग चूंकि गुजरात के नहीं है नेटिव, तो आप लोगों का जमीन का रिकॉर्ड फ्रीज किया जाता है। जमीन का रिकॉर्ड फ्रीज करने का मतलब है कि आप लोग अब ये जमीन को न बेच सकते हैं और न ही इस पर लोन ले सकते हैं। तो वहां पर जो वहां के जो किसान हैं, वो पंजाबी और हरियाणवी जो भी लोग वहां पर बाहर से हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों का जो फ्रीजिंग हटाया जाए। तो ऐसे 52 फार्मर्स जो हैं उनको तो हटा लिया गया, बट अभी लोगों का ये फ्रीजिंग चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। जेपीएससी भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो हम लोग को झारखंड पर नजर रखना ही चाहिए। तो झारखंड में की जो सरकार है, वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम था उससे हट गई है, और ये अपना नॉट इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा, क्रॉप रिलीफ स्कीम वहां पर शुरू किया है। नॉट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और रिलीफ। आप लोग बता सकते हैं कि इंश्योरेंस और रिलीफ, कोई गेस कर सकता है या बता सकता है कि इंश्योरेंस और रिलीफ में क्या एक फर्क? हम बोल रहे इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस नहीं है तो ये इंश्योरेंस का मेन क्राइटेरिया क्या होता है इंश्योरेंस का? और अगर किसी को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा तो हम भरपाई कर देंगे, तो ये और इंश्योरेंस में कहाँ पे फर्क आप लोग को दिखता है कि मतलब ये पॉइंट पे फर्क है?
ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सुजाता बोलिए। सर इंश्योरेंस में प्रीमियम देना पड़ेगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो इंश्योरेंस में जो है वो प्रीमियम देना पड़ेगा, और इस रिलीफ स्कीम में प्रीमियम नहीं है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम था वो प्रीमियम बेस्ड था। प्रीमियम बेस्ड था मतलब कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रीमियम का आधा शेयर करना पड़ता था, किसानों को भी कुछ शेयर करना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है। तो ये इस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट जो प्रीमियम देती थी, झारखंड सरकार को लगता था, उसको हम दिखा दे रहे हैं आप लोग, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, सर इंश्योरेंस में कंडीशंस पहले ही डिफाइंड होते हैं, पर रिलीफ में ऐसा तो नहीं होता होगा सर? नहीं, रिलीफ रिलीफ तो में कंडीशंस डिफाइंड होंगे, हो सकते हैं कि इस कंडीशन में हम देंगे। अच्छा हाँ, ठीक है सर। प्रीमियम मेन है कि प्रीमियम ले रहे हैं तो इंश्योरेंस हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो हमारी सरकार थी वो बता रहे हैं कि कितना पैसा दी थी और क्या हुआ, उसको समझते हैं हम लोग। झारखंड की सरकार जो दी थी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में, प्रीमियम जो पे की थी वो की थी 512 करोड़। इतना प्रीमियम जो है वो लास्ट 3 इयर्स में पे की है। तो मिला क्या सर, मतलब लोगों को क्या मिला? लोगों को जो क्लेम हुआ वो क्लेम में लोगों को 82 करोड़ मिला, ठीक, 16% ऑफ टोटल प्रीमियम। ये तो बहुत नेचुरल ही है, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ बिजनेस। ये तो एक बात तो क्लियर है कि इंश्योरेंस तो बिजनेस है, तो बिजनेस है तो इसमें तो कंपनियां कमाएंगी ही। लेकिन 3 साल का जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में केवल मतलब कि इसका मतलब कि कंपनियां जो है करीब करीब मोर देन 400 करोड़ कमा ली इस मतलब सेटलमेंट, अगर आप और उसका एक्सपेंसेस को भी हटा देंगे। तो झारखंड की सरकार को लगता है कि हम जो 512 करोड़ अगर नहीं दिए होते तो मेरा काम तो 82.86 करोड़ में ही चल जाता। तो हम क्यों दें? तो झारखंड सरकार जो है उस स्कीम से बाहर हो गई है, और वो डायरेक्ट जो है वो रिलीफ देगी। तो झारखंड जो है इट इज सिंगल क्रॉप स्टेट, केवल चावल यहाँ पर मेनली खेती होता है, और इन लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, डायरेक्ट कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन अगर वाइल्ड एनिमल का अटैक से होता है अगर ये नुकसान, या फिर अनसाइंटिफिक फार्मिंग से होता है, तो सरकार नहीं देगी। और ये फार्मर्स जो होंगे वो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये झारखंड सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है इंश्योरेंस स्कीम, उससे बाहर हो गई है, और वो डायरेक्ट रिलीफ देगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलीफ स्कीम आया था तो बहुत सारे पेपर में लोग यूं भी उंगली उठा रहे थे कि सरकार को ये बीच में एक मीडिएटर रख करके काम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रिलीफ प्रोवाइड करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट हमारी सरकार जो है वो ऐसे ही काम करती है। तो अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। झारखंड जो है वो सरकार एक लोन वेवर स्कीम भी शुरू की है। हाँ, एक लोन वेवर स्कीम भी शुरू। नेटवर्क से जुड़ने में दिक्कत आ रही है। गूगल होम एप्लीकेशन में डिवाइस और फिर सेटअप में जाकर आप फिर से वाईफाई से जुड़ सकते हैं। तो इसमें पर फार्मर को मैक्सिमम 50,000 जो होगा वो लोन रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग। 2006 में जो नीतीश कुमार की सरकार थी, ये सरकार मंडी को खत्म कर दी, एपीएमसी खत्म हो गया। एपीएमसी में काफी करप्शन था। एपीएमसी में करप्शन होता है, यस इट इज करेक्ट, पंजाब में भी होता है, यहाँ भी है। सरकार इसी कारणों से एपीएमसी को खत्म करना चाह रही है। लेकिन जब आप किसी चीज को खत्म करना चाहेंगे तो अल्टरनेटिव होने चाहिए। जब बच्चों को हम बोलते हैं ये मत करो, तो बच्चों को बताना पड़ता है कि क्या करो।
नहीं तो बच्चे जो होंगे वो उनका इनहिबिशन हो जाएगा जनरल बिहेवियर का। खैर वो हम अलग से एक टॉपिक पे आ गए। तो ये जो है ये एपीएमसी नहीं रहेगा तो फिर यहाँ के किसानों का क्या हाल है वो देखते हैं हम लोग कि देखिए अगर किसान चावल एक बार उसका फसल हो गया उसके पास में तो वो बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकता। वो घर के बाहर अगर रखा हुआ स्टोर करके कब बारिश आ जाए या उसका देखभाल करना, चूहों से बचाना काफी कॉम्प्लिकेशंस है, तो जो बहुत दिन तक नहीं रखेगा। अगर टाइम से यानी कि नवंबर महीना में जो फसल था रेडी था, अगर टाइम से सरकार जो है वो अगर लेना शुरू कर देती तो, और वहां कौन लेता है सरकार प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज वहां पे खरीदती हैं, मतलब एमएसपी में। तो एमएसपी में अगर ये खरीदना शुरू कर देती तो फिर जो जैसे फसल हुआ वैसे वैसे एमएसपी को मिल जाता। लेकिन है क्या कि डिले, मतलब कि वो उनका खरीदारी जो है वो नहीं शुरू होता तो क्या होता है कि फिर किसान के पास में आते हैं बिचौलिए, वो बोलते हैं कि 1868 एमएसपी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिक्लेयर की, और मिलता क्या है 800, 900, 1000। तो ये आधा दाम में वो बेच देते हैं और उसके बाद सरकार जो है वो मतलब पैक्स बहुत जगह में वो खरीदारी शुरू करती है। तो इसमें बिचौलियों को फायदा हो रहा है। तो एपीएमसी को खत्म करके जो मिडिल मैन है वो कहाँ खत्म हुए, मिडिल मैन तो अपनी जगह पे है, किसानों को नुकसान हो गया। तो ये मतलब ये बोलना कि हम एपीएमसी में करप्शन था तो करप्शन खत्म कर दिए, तो आप करप्शन खत्म कर दिए तो किसानों को क्या हुआ? एपीएमसी था तो उनको रेट तो मिलता था, लेकिन अभी तो मतलब एपीएमसी भी गया, मतलब करप्शन खत्म करने का आपका जो नुकसान हुआ वो किसान को सहना पड़ा। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है। खैर आगे बढ़ते हैं। किसान दिवस जो है ये चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ही वॉज 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, पढ़ करके समझ में आ जाएगा। ये जो है ना एक न्यूज, ये इस बार दो न्यूज था, हम एक तो हटा दिए, लेकिन कोडिंग को लेकर के एक कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं जो पिडागॉग्स हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो जानते हैं और पिडागॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, ये लोग बहुत सारा बात उठा रहे हैं कि 6 क्लास से बच्चों को कोडिंग जो सिखाने का बात उठा है, तो ये लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हैं बता रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि मतलब पहला बात है कि क्यों सिखाया जाए, इसका क्या आर्गुमेंट है। तो ये जो लोग इसके वोटरी है, इसके जो समर्थक लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि इससे बच्चों का एनालिटिकल स्किल बढ़ेगा, उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। ये एक ग्रुप है। तो कुछ लोग जो क्रिटिक्स है वो बोल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं है, सब जो आईटी कंपनियां हैं, ये आईटी कंपनियां मतलब का प्रोपेगेंडा है कि ताकि बच्चों को इतना अर्ली एज में ये शुरू करवाया जा सके, मतलब कोडिंग उनका अपना फायदा के लिए बोल रहे हैं कि ये स्कूल में डाल दे रहे हैं। तो स्कूल में डाल देने से क्या होता है ना कि कोई भी चीज अगर स्कूल लेवल पे अगर डाल दिया जाए तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस। तो नेचुरली आपको पता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो स्कूल्स वाले अगर होते हैं तो वो उनमें ज़्यादा बड़ा भीड़ होता है, धीरे धीरे करके भीड़ छटता चला जाता है। तो 6 क्लास से टारगेट कर देंगे तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें या फिर जो आईटी कंपनी है और कोडिंग सिखाती हैं उनका बिजनेस चल निकलेगा। तो ये मतलब बोल रहे हैं कि बात है कि शायद चल ही निकले, लेकिन बच्चा का अगर फायदा हो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चा इस टाइम में मैथमेटिकल उसका जो स्किल है वो उतना नहीं होता कि वो कोडिंग अच्छी तरह से सीख सके। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो लोग बताना चाह रहे हैं कि बच्चा को पहले ही हम डिवीजन नहीं सिखा सकते। बच्चे को पहले एडिशन सिखाना पड़ता है, उसके बाद सबट्रैक्शन सिखाना पड़ता है, और एक सिस्टम है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है जो कोडिंग के लिए चाहिए, और एक्चुअली कोडिंग के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज तो यस चाहिए। बिना मैथमेटिक्स के तो मतलब
कोडिंग सीख नहीं सकते, सीधा सा बात। तो खैर, तो ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चा का जो स्किल लेवल है वो 6 क्लास में उतना नहीं डेवलप होता है। ये जो क्रिटिक बोल रहा है कि बच्चों को इस एज में कोडिंग सिखाया जा सके, तो फिर होगा क्या? तो लोग बोल रहे हैं कि कार चलाना सिखाने के नाम नहीं, कार बनाना सिखाने के नाम पर कार चलाना सिखाएंगे। मतलब सिखाएंगे कार चलाना और बोलेंगे कि कार बनाना सिखा दिए। मतलब कि बच्चा जो होगा वो बच्चा को एक्चुअली सॉफ्टवेयर यूज करना वो सीखेगा, वो बनाना नहीं सीख पाएगा। तो ये एक बड़ा सा एक डिबेट शुरू हो गया है। इसी डिबेट के बीच में ये जो बाइजू है, ये बाइजू भी बीच इसमें घुसा हुआ है। बाइजू एक कंपनी खरीदा, इसका नाम है व्हाइट हैट जीआर। ये व्हाइट हैट जीआर जो है ये कोडिंग सिखाती है, लेकिन कोडिंग सिखाने के लिए जो अपना एडवर्टीजमेंट वो की है, इसको बोल रहे काफी अनइथिकल वे में एडवर्टीजमेंट किया है कि बच्चे इतना सीख जाते हैं कि वो उनका प्लेसमेंट हो जाता है अमेरिका में और इस तरह के। तो ये इस कंपनी पर के अगेंस्ट में एक पर्सन था, वो कैंपेनिंग किया। तो एक कैंपेनिंग मतलब कि आप अनइथिकल वे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं बच्चों को। तो ये कंपनी केस कर दी उस पुनिया जो एक्टिविस्ट है, और फिलहाल पुनिया का जितना सारा जो इस कंपनी के खिलाफ में ट्वीट वगैरह था उसको डिलीट करना पड़ा कोर्ट का आदेश पर। तो ये था कहानी। तो ये अनइथिकल प्रैक्टिसेज पर ये मुद्दा आया हुआ है, हरासमेंट ऑफ टीचर्स एंड यंग चिल्ड्रन, ये सब आरोप लगे हैं। कोडिंग सिखाने से रिलेटेड ही न्यूज था। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है न्यूज है NHFS डेटा का, ये यूपीएससी लायक न्यूज है, पढ़ेंगे आप लोग। मतलब सारा है कहीं सारा यूपीएससी के लिए ही है, बट थोड़ा सा एम्फेसिस यहाँ पर रहेगा। एक हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा रिलीज की है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो कौन सा सर्वे है? सर्वे नंबर है 5th। इसके पहले 4 सर्वे हो चुके हैं। 5th का सर्वे कब हुआ था? 1920, 2019 एंड 20। तो एक्चुअली 19 वाला डेटा रिलीज हो गया है, मतलब 2 फेज में हो रहा है। 20 वाला डेटा रिलीज अभी नहीं हुआ है, 20 वाला डेटा आएगा। मतलब सर्वे हो गया है बट डेटा आएगा। तो डेटा क्या चीज का है? रिपीट कर रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। करता कौन है सब याद रखिएगा। अच्छा, कौन रिलीज किया डेटा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। करता कौन है? तो करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है पॉपुलेशन साइंसेज इन मुंबई, और बहुत सारे लोग मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जो कि इसमें जुड़े हुए हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब ये मल्टी बॉडी सर्वे है। ये सर्वे इसके पहले कब हुए हैं? 92, 93, 98, 99, 5, 6 एंड 15, 16। तो अभी क्या आया नया जुड़ गया? 2019, 20। तो इसमें क्या सर्वे किया जाता है? सर्वे किया जाता है कि न्यूट्रिशन लेवल कैसा है बच्चों का, ये स्टंटिंग तो नहीं है, वेस्टिंग तो नहीं है, सेक्स रेशियो क्या है, डिजीज क्या है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, मेनी थिंग, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, एवरीथिंग। तो इसमें जो है इस डेटा में अभी क्या आया है निकल करके बात, एक बहुत खराब बात निकल करके आया है कि इंडिया कई पैरामीटर्स पे डाउन गया। मतलब कि इंप्रूवमेंट का जो पीरियड था वो पीरियड 5, 6 से लेकर के 15, 16 के बीच में इंप्रूवमेंट हुए, ठीक। लेकिन ये जो डेटा 1920 का आया है, इसमें पता चल रहा है कि एक्चुअली कुछ पैरामीटर्स में हम, यानी कि हम जो गेन किए थे वो गेन और लॉस हो रहा है। तो अब मतलब कुछ लोग इसको तो बोल रहे हैं शॉकिंग, अलार्मिंग, वेरी ट्रबलसम। क्यों ट्रबलसम ज्यादा है? क्योंकि डेटा आया है 19 का डेटा आया है, 1920 का सर्वे है और 19 का डेटा आया हुआ है। तो आप लोग ये बताइए कि अभी एक फेज का डेटा आया हुआ है, दूसरा फेज का जो डेटा होगा वो डेटा इस डेटा से बेहतर होगा या इस डेटा से खराब? मतलब अभी 19 का आ गया, 20 का भी डेटा आएगा।
आतुफा। सर डेटा और खराब भी आ सकता है क्योंकि एक रीजन कोविड भी उसकी वजह से हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो डेटा होगा, ये डेटा खराब और भी खराब आएगा। खराब तो आ ही चुका 19 में जब कोविड नहीं था, और फिर खराब आएगा। तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम है। अब क्या क्या कलेक्ट होता है वो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, काफी कुछ रहता है। तो खैर, तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं। बातें ये है कि अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग? चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, ये दो आप लोगों को डिफाइन करना है। पहले ही बता चुके आप लोगों को, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। आतुफा से पूछते हैं। सर लेस न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट नहीं होता है तो वो चाइल्ड स्टंटिंग होता है। एज के अकॉर्डिंग हाइट, अच्छा। और मतलब रुक जाता है अगर और ये मैल नरिशमेंट की वजह से। वेस्टिंग, उसका आइडिया नहीं है सर। अच्छा। आरती? सर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को चाइल्ड वेस्टिंग बोलेंगे, और स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो उसका ग्रोथ होना चाहिए था, जो उसकी हाइट एज के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं होने से उसको स्टंटिंग बोलेंगे। अच्छा, और एक पैरामीटर सही नहीं है। ममता? सर वेस्टिंग होता है जो हाइट के अनुसार अगर वेट उसका नहीं हो तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग, मतलब लो वेट हो। ध्यान और रखिएगा, अगर करेक्ट। स्टंटिंग हाँ, होता है, एक मिनट, बाकी सब लोग भी सुन लीजिए कि ये जो है, अगर हाइट के हिसाब से अगर वेट नहीं है तो दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग। हाँ, और क्या बोल रही है? और दूसरा होता है कि मतलब उसका एज के हिसाब से हाइट नहीं है तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। हाँ, एज के हिसाब से हाइट नहीं तो स्टंटिंग, ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है। तो ये पैरामीटर्स हो गया। एक होता है अंडरवेट, कोई बता सकता है? ये कभी डिस्कस नहीं किया है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पैरामीटर दीजिए, मतलब एकदम क्लियर कट। अंडरवेट, ममता बोल रही है क्या? आरती? सर बीएमआई के हिसाब से जो वेट होना चाहिए उससे कम होने को अंडरवेट बोलेंगे। एक्चुअली इसमें तो चाइल्ड है ना हमेशा, तो इसमें क्या होता है, अगर एज के हिसाब से वेट कम हो, एज के हिसाब से अगर वेट कम हो तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चों का ही बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडरवेट। अब बीएमआई वाला एडल्ट के लिए ले आई वो उस बात को, वो भी इसमें सर्वे में है वैसे। तो ये तीनों टर्म इसमें आया हुआ है। तो अभी आते हैं, तो इसमें यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो स्टंटिंग को लेकर के है। नहीं, यहाँ पे नहीं है। अंडरवेट का सबसे पहले है यहाँ पे, अंडरवेट। तो अंडरवेट का बता, वो नीचे लिखा हुआ देख लेंगे हम लोग। तो अंडरवेट, वेस्टिंग का क्या हाल है स्टेट्स में, वो तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के कि किसका क्या है। बिहार का इम्प्रूवमेंट, अच्छा कल तो इंटरव्यू भी है। बिहार का इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है इस सर्वे में देखा जाए तो, लेकिन स्टिल अभी सारा बड़ा स्टेट का अगर वेस्टेड चाइल्ड का अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा बर्डन बिहार में ही है। हालांकि इम्प्रूवमेंट देखा गया है, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। तो ये वेस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, और स्टंटिंग और अंडरवेट के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि मतलब एक्चुअल डेटा क्या है वो उसका बात कर रहे हैं। अंडरवेट, वेस्टिंग, स्टैंडिंग अंडरवेट,
स्टंटिंग का अलग से, ठीक। वो डेटा आप देख लीजिएगा, हम उस पर नहीं जा रहे अभी। एनीमिया के बारे में भी इस रिपोर्ट में है। बिहार जो है वो डिक्लाइन हुआ है उसका 5.4 परसेंट पॉइंट स्टंटिंग में, लेकिन फिर भी बिग स्टेट्स में भी उसका बर्डन सबसे ज़्यादा है, बट डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, अंडरवेट का डेफिनेशन, ठीक, और सबका ये डेफिनेशन है, स्टंटेड, वेस्टेड, अंडरवेट, तीनों का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़िएगा, हम न्यूज काफ़ी मतलब काफ़ी जगह से कलेक्शन करके बनाए हैं, तो आप पढ़िएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मज़ेदार बात अब आता है कि बिहार जो इट इज़ ड्राई स्टेट, दारू थ्योरिटिकली वहाँ पर नहीं बिकता है, लेकिन बिहार के 15% लोग दारू पीते हैं। 15 साल के से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उसमें 15% लोग दारू पीते हैं। यस, इट इज़ ड्राई स्टेट, तो ये सर्वे में निकल के आया हुआ है। उसी तरह से 0.4% विमेन भी दारू पीती हैं। तो टोबैको का अगर बात करें तो उसी तरह से करीब 48% लोग टोबैको यूज करते हैं, विमेन 5%। आगे बढ़ते हैं। आसाम का भी कोई रिपोर्ट दे रहा है। आसाम में एक बहुत अच्छा बात आया हुआ है कि यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो रिवर्स कर गया है। यानी कि पिछला सर्वे में पर 1000 मेल पर 993 फीमेल का बर्थ हुआ था। इस बार 1012, मतलब कि फीमेल का फेवर में बर्थ रेशियो आसाम में हुआ है। लेकिन वहाँ पर 18 ईयर से और 21 ईयर से कम में शादी करने का जो रेट है वो बढ़ गया है। यानी कि एक तरफ में अच्छा बात है कि वहाँ पर सेक्स रेशियो जो हुआ है वो फीमेल के फेवर में चला गया है, और बुरा बात यह है कि शादी जो है मेल एंड फीमेल बोथ वो अंडर एज ज़्यादा लोग किए हैं। आगे बढ़े। एक सर्वे आया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, यही है ना? नहीं, हाँ, ये भी न्यूज था। न्यूज ये था ना कि IITs में कोटा सिस्टम होता है, यानी कि OBC SC ST कोटा सिस्टम का एडमिशन में नहीं, टीचर्स में, फैकल्टी मेंबर्स में भी होता है। तो हुआ क्या है कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण वहां पर अराउंड 30% जो पोस्ट्स हैं वो खाली चल जा रहे थे। तो सरकार एक पैनल बनाई थी कि वो रिकमेंडेशन दे कि क्या किया जाए कि इतने इतने पोस्ट का ये रिजर्वेशन के कारण खाली रह रहे थे। तो उसका रिकमेंडेशन आया है कि अगर एक साल कोई पोस्ट खाली रह जाता है तो उसको अगला साल जो है उसको डी रिजर्व कैटेगरी में करके उसको भर दिया जाए। तो एक तरफ में अफर्मेटिव एक्शन भी है, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, बट कहीं पर अगर बिल्कुल बहुत एक्सपर्टीज का काम है और वहां पर कुछ खास कम्युनिटी के लोग अगर नहीं सुटेबल है तो वहां पर फिर तो ओपन करना पड़ेगा। और इस बीच में सरकार को ये कोशिश करना पड़ेगा कि जो OBC या SC ST कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको इस तरह से ट्रेनिंग दे दे कि वो फ्यूचर के लिए वो रेडी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड का कुछ रैंकिंग आया हुआ है, उसमें इंडियन साइंटिस्ट जो है टॉप 2% में 2% साइंटिस्ट में कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी हैं। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा न्यूज है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस में इंडिया के भी कुछ साइंटिस्टों को जगह मिला है, और उनका बल्कि ऐसा बोलेंगे कि 1594 इंडियंस जो है वो अपना जगह बनाए हैं आउट ऑफ 1,59,613। एनीवे, जो भी है, बट ये एक अच्छा बात है कि हम साइंस में, हमारा दुनिया में हम हमारे लोग हैं। आगे बढ़ते हैं।
आईआईएम का एक न्यूज है, आईआईएम पर हमारी सरकार जो है वो एक प्रपोजल को कंसिडर कर रही है कि आईआईएम जो है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के ऊपर में केस चला सकेगी, वो उसका वो पावर लेगी। कारण क्या है कि वहां पर एमबीए का डिग्री जो देते हैं वो 1 साल का देते हैं और सरकार का कहना है कि 2 साल का दो। तो ये इन लोगों में टसल चल रहा, पढ़ लीजिएगा, अभी इसमें नहीं फोकस करेंगे। नर्स लोग प्रोटेस्ट कर रही है एम्स की, उनका कहना है कि 6th पे कमीशन का जो सैलरी है वो उस पर क्लैरिटी नहीं है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इस बात पर भी प्रोटेस्ट कर रही है कि नर्स का जो प्रोफेशन है इसमें 80% जो सीट्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं फॉर वुमेन। तो उनका कहना है इससे कई जो क्वालिफाइड मेन है वो नर्स नहीं बन पा रहे हैं। और एक और भी इनका कंसर्न है कि जो नर्स का नियुक्ति हो रहा है दैट इज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो इससे भी असर पड़ता है कि क्वालिटी जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कमिटमेंट्स जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये है मुद्दा। हम आप लोग रिजर्वेशन वुमेन का क्यों होता है? हाँ, ये बारे में बात करते हैं, हम लोग अभी कर ही लेते हैं बात। हम एक दिन आप लोग को बता रहे थे कि जेंडर डिफरेंसेस के बारे में हम पूरा बात कंप्लीट कर लेते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग देखे थे कि वेदर एक क्वेश्चन पूछेंगे खास करके जो नॉन साइकोलॉजी उन लोगों से कि ये जो होता है डिफरेंस है जिस पर साइकोलॉजिस्ट एक स्टडी करते हैं कि ये क्यों होता है, तो उस पर एक डिबेट है। उस डिबेट को क्या बोलते हैं हम देखते हैं। पहले नॉन साइकोलॉजी वाले लोग क्या इस बात को जानते हैं, उस डिबेट को क्या बोलते हैं कि ये जेंडर डिफरेंसेज या कोई भी डिफरेंसेज लोगों में क्यों होते हैं। What is the debate? आप देखते हैं साइकोलॉजी वाले लोग हैंड रेज कीजिए। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, क्वेश्चन हम नहीं सुने। क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे 80% जो रिजर्वेशन हो गया ना वेमेन को नर्सेज में, तो क्या वो ज्यादा केयरिंग होती हैं, एक क्वेश्चन उठेगा। अगर हाँ होती हैं, ये भी पता चल जाए सर्वे करके, तो फिर ये उठेगा बात कि क्या उनका वो मतलब क्यों होती है। एक होता है ना क्वेश्चन उठता है साइकोलॉजी में, क्यों। साइकोलॉजी वाले लोग नो आइडिया। अच्छा आरती नहीं उठा, एक मिनट पूजा बोलेगी। पूजा। सर नेचर वर्सेस नर्चर। दैट इज करेक्ट, नेचर वर्सेस नर्चर। तो आप ही से भी पूछ रहे हैं, अगर इसमें कोई एक निकल के सामने आ सकता है या दोनों भी निकल के सामने आ सकता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पता लगा कि नेचर है रिस्पॉन्सिबल, तो क्या रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। सर नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ये है कि पता लग गया आपको कि साइकोलॉजिस्ट बता दिया, पता है इसके पीछे नेचर है, तो आप क्या इसके दूसरे को कैसे समझाएंगे कि क्या पता चला कि नेचर है, मतलब क्या। अच्छा नर्चर है मतलब क्या। सर नर्चर अच्छा ये मतलब नेचर यानी कि सर ये बाय बर्थ है, और नर्चर यानी कि वो जो एक्सपीरियंस के द्वारा मतलब उसको मिल रहा है। ठीक है तो ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये नेचर और नर्चर डिबेट जो होगा कि आखिरकार अगर विमेन बेहतर हैं तो नेचर है या नर्चर है, तो ये तो खैर इसको फिर इस बात को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आप फिर ऐसा नहीं कर सकते बचपन में ही इधर उधर कर दें और लड़कों को और लड़कियों को कल्चर में देखा जाएगा। खैर एनीवे, बात ये है ना कि हम इस पे साइकोलॉजिकल स्टडी मेरे पास कोई हमको दिख नहीं रहा है जो इस बात को प्रूव कर सके कि वुमेन आर मोर केयरिंग। ऐसा कोई अभी तक आज तक हम ऐसा कभी नहीं पढ़े कि देयर इज साइकोलॉजिकल स्टडी। बट एक बात ये तो जरूर है कि हमारे सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि वुमेन जो होगी वो ज्यादा केयरिंग होगी, और फिर क्या होता है और लड़कियां ज्यादा केयरिंग हो जाती हैं। तो चलिए अब साइकोलॉजी वाले लोग बताइए इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी देंगे आप लोग कि लड़कियों से उम्मीद किया जाता है ज्यादा केयरिंग होंगी और वो केयरिंग हो जाती है। हाँ आरती। सेल्फ इंटरनलाइजेशन। एक्चुअली प्रॉपर टर्म नहीं आया।
ममता? सर एक बार और ट्राई करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हाँ ठीक है, ये जो है दिस इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी है, और एक टर्म जो आप बोली वो भी, उसको भी ममता कुछ बोल रही है क्या? सर वो तो प्रिजुडिस भी आ जाएगा ना इसमें, तो प्रोफेसी के नहीं साथ। नहीं नहीं, वो नहीं ना, वो तो हम बोल रहे हैं कि वो उसको अपना लेती है। और एक होता है कि इंटरनलाइजेशन ऑफ जेंडर रोल्स, ये भी है। इंटरनलाइजेशन ऑफ जेंडर रोल्स, कि जेंडर रोल्स जो है उसको इंटरलाइज कर लिए कि हाँ ये तो हमको ऐसा होना चाहिए था। तो खैर बात ये है ना कि चूंकि सोसाइटी के, अब आरती जो क्वेश्चन पूछी थी उसका हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि चूंकि हमारा सोसाइटी में हिस्टोरिकली विमेन को मतलब एक केयरिंग रोल में देखा जाता है, कि क्योंकि बचपन से बच्चों को भी केयरिंग का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो विमेन पे जाता है। इसके देखिए, इसके लिए थोड़ा बायोलॉजिकल रीजन भी है, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन सोसाइटी जो है वो लगता है कि जरूरत से ज्यादा ये रोल वो विमेन को वो थमा दिया है, और थमा दिया है विमेन को उस रूप में देखा जा रहा है, वुमेन उसको इंटरलाइज कर ली है, और इस कारण से ये जो पोस्ट है इनमें उनका सुटेबिलिटी जो है वो उनको मतलब सोसाइटी को लगता है कि वो ज्यादा सुटेबल है। बट यहाँ पे हम क्वालिफाइड बात कर लें कि सोसाइटी को ये भी लगता है कि वुमेन आर बेटर कुक। ये भी सच बात है, लोगों को लगता है कि वो खाना तो लड़कियां बनाएंगी, लेकिन ये ऐसे लड़के जो होते हैं ना, वो ऐसे लड़के हैं मतलब कई सारे, जिनका दम घुटते रहता है घरों में कि हमको खाना बनाने नहीं मिल रहा है, क्योंकि खाना बनाने में घुसा तो स्लैंग्स शुरू हो जाएंगे। ये तो है कि लड़की है क्या, बट ये तो हम बहुत बिना नॉर्मल बोल रहे हैं, उनको कुछ ऐसा वर्ड भी आप लोग को अच्छा से पता है, वो ऐसे वर्ड्स बोले जाएंगे कि फिर वो किचन में घुसना भी वो छोड़ देगा। तो ये तो जहां तक यहाँ हम नर्स का बात करें, तो नर्स का बात करें तो हो ही सकता है कि लड़के भी उतने ही केयरिंग हो सकता है ज्यादा बेहतर केयर कर सके, लेकिन दीज आर जेंडर रोल्स। तो क्यों दिया जाता है, तो दीज आर जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइप्स, यही है। तो हाँ ठीक है, तो आगे बात हम लोग कर सकते हैं। अब आरती कुछ और बोल रही है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। तो सरकार जो है इस बार ऐसे हम एक बात बताएं, क्योंकि हम बात बोले थे कि बायोलॉजिकल है, आप लोग को याद होगा कि जो बच्चे होते हैं वो साइकोलॉजी वाले थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो माँ के पास काफी जाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बंदर पे स्टडी हुआ था, आप लोग को याद है ना, बंदर के बच्चों पे। किसी को याद है? अब किस चैप्टर में पढ़े थे वो ध्यान हमको अभी आ नहीं रहा है, बट कुछ नेचर डिबेट ही था इसमें भी कि बच्चे क्यों माँ के पास जाते हैं। अच्छा खैर, आप लोग को याद नहीं है, हम थोड़ा सा तो बोल दे रहे हैं, नहीं तो वो बड़ा बात हो जाएगा। बात ये था कि स्टडी में सामने आया कि एक बात उठता है ना कि जो इसमें दिया गया था एक पॉइंट, कि हो सकता है बच्चे दूध पीने के लिए जाते हों, लेकिन ये बात सामने आ चुका है कि नहीं, बच्चे जो होता है कंफर्ट के लिए जाते हैं माँ के पास में। वो बच्चे दूध पीना से ज्यादा कंफर्ट के लिए जाते हैं। तो ये बात है, सोसाइटी चूंकि मतलब देखा जाए आंख के सामने में ये बायोलॉजिकल रीजन जो दिखता है, इसलिए जो लोग हैं वो प्रेजुडाइज्ड हो गए हैं इस बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है, अभी इस बार सरकार के पास माइग्रेंट लेबर का कोई डेटा नहीं था। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार का आंख खुल गया है, सरकार बहुत सारा डेटा को कोलेट करेगी, और कोलेट करके और वो एक डेटा बनाएगी माइग्रेंट लेबर्स का। तो कौन कौन से डेटा को कोलेक्ट करेगी? ये मनरेगा का डेटा को कोलेक्ट करेगी, वन नेशन वन राशन कार्ड, जो लोग अभी डिवाइड करेंगे ना अपना राशन कार्ड को, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उसका डेटा को, फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
का जो डेटा होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो डेटा होगा, ये सारा का सारा डेटा को वो इकट्ठा करेगी। इकट्ठा करने के बाद उसको डुप्लीकेसी हटाएगी और वो वहां से वो निकालेगी कि कितने लोग जो है वो माइग्रेंट हैं इंडिया में, और आधार लिंक्ड होगा तो डुप्लीकेसी नहीं होगा। और तो फ्यूचर में सरकार जब कोई भी अनाउंसमेंट करेगी या कोई भी काम करेगी तो ये डेटा काम करेगी। आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया में पहला एक इंडेक्स लॉन्च हुआ है कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो उनका वर्क प्लेस में उनको इक्वलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये पहला इंडेक्स ऐसा लॉन्च हुआ है। तो क्या क्या इसमें इंडेक्स में होगा? इसमें होगा कि जो कंपनी जो एलजीबीटी को रखती है, तो एलजीबीटी को रखने के लिए क्या पॉलिसीज है, क्या बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय का लाइफ साइकिल क्या है, एम्प्लॉय के कितने नेटवर्क कैसा है, रोल मॉडल क्या है, सीनियर लीडरशिप में है कि नहीं, एनी मेनी थिंग्स आप देख लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि एक इंडेक्स आया है जिससे कंपनियों को रैंक किया जाएगा और उसमें विनर बताया जाएगा कि कौन विनर है। यानी कि कंपनियों का एक प्रोफाइलिंग हो जाएगा कि कंपनी LGBTQ फ्रेंडली है। यहाँ पे थोड़ा एक सोशल इशू पे बात कर रहे हैं। यूपीएससी का ऐसे का पेपर देखे तो एक तो थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप का एक सेक्शन था, क्वाइट डिफिकल्ट। सेकंड सेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकंड सेक्शन में वो साइकोलॉजी का इशू भी डाला है और सोशल इशू डाला है। तो साइकोलॉजी से तो एक सीधा का सीधा पकड़ा जा रहा था, लेकिन अगर साइकोलॉजी नहीं भी हो तो भी अगर इस तरह के न्यूज को टच में रहा जाए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स जो है ना, जो नॉन फैक्चुअल जो डेटा है उस पर वो सोचते हैं ये बेकार का बोरिंग न्यूज है, तो ऐसे का पेपर खराब हो जाएगा अगर इस तरह का न्यूज को हम लोग जेंडर रिलेटेड जैसे न्यूज है। तो एक तो क्वेश्चन जो कल दिया है तो सीधा सीधा है कि पैट्रियार्की जो है, हम समरी बता रहे हैं, पैट्रियार्की जो है वो दिखता नहीं है लेकिन वो काम करता है, इसी तरह का कुछ था। तो खैर यहाँ पे अभी हम लोग वो तो आ गया तो आ गया। यहाँ पे एक बात बताएं कि साइकोलॉजिकली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। LGBT हिजड़ा, सीधा सा बात आता है हिजड़ा। कोई पर्सन जो है वो अपना जेंडर रोल से खुश नहीं है। बचपन में उसको लगता है मेल है तो लगता है फीमेल होते हैं, फीमेल है तो मेल होते हैं। तो ये जो ट्रांसजेंडर है वो जब वो सोचेगा कि हम अपना आप को फुलफिल करते हैं, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही जिएंगे, हम ये मास्क लेकर के नहीं चलेंगे। सोच ही सकता है कोई कि ये मेरा मास्क है, ये हम मेल को लेकर के बात कर रहे हैं। मेल को लगता है कि हम तो लड़की होते तो अच्छा होता, ये मास्क उतार देते सारी दुनिया के सामने में और अपना फीमेल जैसा हम बिहेव करेंगे, साड़ी पहनेंगे और जो भी, और अगर ऑपरेट कर रहा है तो ऑपरेट भी। लेकिन उसके दिमाग में फिर क्या आएगा? सोचिए आपके पढ़ने में भी बहुत तेज है, ब्रिलियंट, लेकिन दिमाग में क्या आएगा? करना क्या होगा? घर वाले भी समझाएंगे कि बाबू छोड़ दो ये सब काम। क्यों? क्योंकि किसी के घर में बच्चा होगा तो जाके डांस करना पड़ेगा, और क्या, ट्रेन में भीख मांगना पड़ेगा। तो काम जो होते हैं ये यही सब है। तो वो फाइनली क्या होता है कि वो एजुकेशन भी अच्छा से नहीं मिल पाएगा। नेचुरली ये तो यंग एज में ये सब ड्राइव्स आते हैं, एजुकेशन भी अच्छा से नहीं मिल पाएगा और फाइनली उसका एक अच्छा खासा ब्रिलियंट पर्सन वो वही काम करेगा जो हिजड़े करते हैं। तो हमारा देश का रिसोर्स भी गया और एक सोशल प्रॉब्लम जो है ट्रेन में जो आप लोग देख रहे हैं, हमारे तो घर के पास में, मंदिर के पास में आजकल गाड़ी रोक रोक के ये कर रहे हैं अभी वसूली टाइप का। खैर, तो ये जो एक सोशल प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंडिया में, बाकी कंट्रियों में भी, बट अब इंडिया का कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, इंडिया में क्या है ना, लोगों को उनका सेक्सुअल आइडेंटिटी उनके ऊपर में हावी हो जाता है। मतलब कि हम और आप सेक्सुअली क्या करते हैं ये फ्रंट में आ जाता है और आपके सारे टैलेंट्स जो हैं, वो सारे टैलेंट्स जो होते हैं वो उसी रंग में रंग दिए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई सोचिए थोड़ा देर के लिए, कोई किसी का सेक्सुअल बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप का हो
तो लोग सोचेंगे अब ये किसी काम का नहीं है, ना पढ़ेगा लिखेगा, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, किसी काम का नहीं, अब ये उसका हो गया। तो खैर, तो ये जो होता है ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर में सरकारें भी काम कर रही हैं और कोर्ट्स भी काम कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उनको उसी एंगल से ना देखा जाए कि बस एक बात उसके ऊपर चस्पा कर दिए, और उनके ग्रोथ के जो पूरे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो अभी तो आपको याद होगा कि बंगाल में एक ऐसा ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल के पोस्ट तक गया, और कई सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए। आगे बढ़ते हैं, हम एक डिस्कशन किए ताकि एक ओवरऑल एक कुछ कभी लिखना हो तो एक दिमाग में कुछ हिट करे, लेकिन हिट तभी करेगा जब आप अच्छा से सुनेंगे और अच्छा से सोचेंगे, नहीं तो हिट नहीं करेगा। ये लिखने के लिए हम काफी कुछ बोल दिए, मसाला अगर कहीं पर प्रेजेंट करना है तो। खैर, महाराष्ट्र सरकार जो है उसको एक इंटरपोल एक सॉफ्टवेयर दिया है। वो इंटरपोल जो सॉफ्टवेयर दिया है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करेगा। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वो ट्रैक करेगा ऑनलाइन, और उसको वो टेकन डाउन, वो जिस साइट पर होंगे उस साइट को रोका जाएगा, उसका सर्च में वो नहीं आ पाए वो ध्यान रखा जाएगा। खैर, तो अब आते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्हाई है ही क्यों मिनास इसलिए है क्योंकि सम पीपल आर पीडोफिल्स, वो सेक्सुअली बच्चों के तरफ में ही अट्रैक्ट होते हैं। बस ये मतलब आप ये बोल सकते हैं कि बीमार है, हाँ बीमार है, तो वो इसलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। कुछ लोग मतलब आप अगर कभी पोर्न साइट में गए हैं तो आपको अलग अलग लिखा रहता है कि ये सियन और ये लेस्बियन और गे एंड एवरीथिंग, उसमें वो भी कॉलम हो सकता है चाइल्ड। पहले तो ऐसा होता था, अब तो काफी प्रॉब्लम्स है, तो वो चाइल्ड वाला ही देखेंगे। तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेचुरली ये लोगों को बेवकूफ बना करके ही ये लिया जा सकता है। तो खैर एनीवे, तो ये क्या होगा, ये अपना काम करेगा। तो इसमें हम इसमें एक खास बात जो बताना था कि सॉफ्टवेयर में क्रॉलर है। क्रॉलर ये हमको बताना था, तो आईटी का न्यूज आएगा तो हम इसी तरह से कवर करेंगे, और आप लोगों को वो सब याद रखना पड़ेगा। क्रॉलर कोई बता सकता है क्या? क्रॉलर, जो लोग कंप्यूटर साइंस में से पढ़े हुए हैं वो तो बता ही सकेंगे शायद। तो क्रॉलर क्या होता है कि बता सकता है? हाँ आरती बोलिए। सर, क्रॉलर बेसिकली जो भी डाटा है उसको, मतलब सपोज हम एक सर्वर पे कोई डाटा डाल दिए, तो क्रॉलर अगर उस पे रन कराते हैं तो क्रॉलर उस पूरे डाटा को रीड करके सर्चेबल, वो मतलब सर्चेबल बना देता है, ऐसा कुछ। ठीक, सही है। ये जो हमारा सर्च इंजन, थोड़ा समझिएगा, बाकी लोग हम कुछ पढ़ा रहे हैं मतलब आईटी का, और ये सब करंट अफेयर्स में ही हम कवर कर देंगे। यहाँ पे आप, ये आपका गूगल है, आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं, चलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट आप जैसे लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे सर्च रिजल्ट आएंगे। चलिए हम लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट पे नहीं काम करते, हम लोग कुछ और पे काम करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि चलिए मूलर लेयर, ये मूलर लेयर एक इल्यूशन था, तो इस पे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे डालेंगे, ये सर्च आएगा। बात यह है कि गूगल जब आप करते हैं तो गूगल अपना जहाँ पर आप सर्च करते हैं उसके नीचे में लिखता है कि in 0.06 seconds searched in 1 lakh result found in 0.6 seconds। तो बात यह है कि वो कैसे इतना जल्दी 1 लाख रिजल्ट बोला कि मेरे पास है, कहां से बता दिया 1 लाख रिजल्ट? क्या इतना जल्दी जा जाकर देख लिया सब पेज को? नहीं। करता क्या है ना गूगल या कोई भी, थोड़ा समझिएगा, बिंज अगर कोई भी, ये लोग का काम ही वैसे क्रॉलर होता है। अब क्रॉलर क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर, बट हम एक ड्राइंग बना के बता रहे हैं। ये जो है ये क्रॉलर है, ये क्रॉलर है। ये क्रॉलर का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? वेब पेजेज,
वो सारे के सारे सर्वर में वो घूमता रहता है, दुनिया के जितने सारे वेब पेजेस है, करता क्या है, वहां पे देखता है कि इस पेज में क्या है, वहां से वो कीवर्ड्स उठाता है कि इस पेज में ये है, और कीवर्ड को गूगल को देता है। गूगल क्या करता है कि वो वहां पर एक इंडेक्सर होता है, वो इंडेक्सर जो होता है उसको इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स बनाता है यानी कि वो अब ये घूम रहा था तो इसको किसी किसी साइट में मिला मुलर लायर, तो भेजा। तो गूगल एक जगह में लिखा मुलर लायर, क्योंकि वो कौन भेजा, क्रॉलर भेजा, मुलर लायर। फिर गूगल क्या किया, क्रॉलर जितना सारा साइट भेजा था नाम, वो सब साइट का नाम मुलर लायर के साथ में एक टेबल बना करके, बेहतर होगा वैसे बनाए, एक मुलर लायर यहाँ पे लिख दिया गूगल, और यहाँ पे सारा का सारा साइट का नाम लिखा हुआ है। अब जैसे मुलर लायर टाइप करेंगे, गूगल को तो पता है यहाँ पर कितने सारे साइट्स हैं, आपको बताएगा कि 1 लाख साइट फाउंड्स इन 0.6 सेकंड्स। अरे वो तो पहले से रेडी है, पहले से रेडी है। तो ये जो होता है, दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स। आप जब भी कुछ लिखते हैं तो उनके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में से आपको वो निकाल देंगे। आज अगर हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम बदल दें और एक वेबसाइट बना दें और फिर उसको सर्च मारे तो नहीं दिखेगा। दिख क्यों रहा है, दिख इसलिए रहा है क्योंकि क्रॉलर घूम चुका है मेरा साइट में। तो कब मेरा साइट दिखेगा, महीना 2 महीना बाद दिखेगा, नया साइट बनेगा। तो वो क्रॉलर जब आएगा, गूगल को डेटा देगा, गूगल को डेटा देगा, गूगल इंडेक्सिंग करेगा, मेरा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है, दिस इज हाउ क्रॉलर वर्क। तो यहाँ पे भी इस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। तो ये जो क्रॉलर होगा, ये क्रॉलर साइट्स में घूमेगा, जो वीडियो साइट्स है जहां फोटो है, और वहां पर वो अगर कोई उसके पास एआई है, वो फोटो को जब न्यूडिटी देखेगा या कोई भी पोर्नोग्राफी, तो ये जब देखेगा तो वो फोटो को देख करके वो आइडिया उसको होगा कि ये यहाँ पे जो मेल या फीमेल है वो बच्चा तो नहीं है, उसका एज 18 ईयर्स से कम तो नहीं है। और जब ऐसा होगा, अगर उसको पता लगेगा, तो फिर क्या करेगा कि वो ऑफिसर्स को ये भेजेगा वो फोटो। ऑफिसर्स उसको जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर वो पाया जाएगा कि हाँ ये पोर्नोग्राफी है, तो फिर उस साइट को और ये फोटो और अगर किसी भी दूसरे साइट में है तो उसको ब्लॉक किया जाएगा। तो दिस वे इट विल वर्क। ये महाराष्ट्र सरकार के पास ये सॉफ्टवेयर अभी इंटरपोल से आया हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे बात ये है कि हाँ, ये हमारा लास्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मतलब फिर सोशल इशूज, और एक जो है जेंडर इशू पे जरूर, मतलब यूपीएससी में कुछ ना कुछ रहता ही है। तो फिर आते हैं जेंडर इशू। रहता क्या इसमें, क्या है कि महाराष्ट्र सरकार एक बिल लाई है। वो बिल का नाम है महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ 2020। महाराष्ट्र शक्ति बिल 2020, इस पे विचार चल रहा है फिलहाल, अभी पास नहीं हुआ है। इस बिल के जो प्रपोजल्स है क्या, एक्चुअली ये रेप रोकने के लिए या रेप को पनिश करने के लिए है ये। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि महाराष्ट्र के कई सारे जो फेमिनिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। मतलब एक रेप को प्रिवेंट करने के लिए या रेप को पनिश करने के लिए एक लॉ बनता है, और फीमेल ग्रुप ही इसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। और फाइनली सरकार क्या करती है, इसको कमेटी को रिफर कर दी है। तो क्यों है ऐसा कि लोग मतलब इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, हम लोग देखते हैं कि क्यों खड़े हो गए हैं। तो एक प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि इसमें बोला गया है कि अगर रेप में जो 2 पार्टी हैं वो एडल्ट हैं और उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि सहमति थी, ठीक, तो माना जाएगा कि सहमति थी। तो ये जो है ये, अच्छा आप लोग से थोड़ा बात करते हैं, कोई बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है,
कि इसमें प्रिजम्पशन है कि देयर वाज कंसेंट अगर लड़की का बिहेवियर से लगता हो कि, या दोनों का बिहेवियर से लगता हो कि देयर वाज कंसेंट। अच्छा आरती बोलिए। सर इसमें जो इंक्वायरी ऑफिशियल होगा उसका प्रेजुडिस या उसका बायसनेस वो फीमेल को विक्टिम पहले ही मतलब उसको एक्यूज पहले ही मान लेगा सर। मान सकते हैं, ये भी बात हो सकता है। ममता क्या बोल रही है? ममता कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। ये बात बोला गया है ना कि वो जैसे हेलो सेक्शन 375 में ही तो ये बात है ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर उसको जो अभी हम बोले उसमें सर इसमें तो अगर कंसेंट नहीं है वो बोल रही है तो इसमें तो वो उसपे मतलब जो कन्विक्ट मतलब एक्यूज है उस पे जाता है ना कि उसको प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे तो विक्टिम को ही प्रूफ करना होगा कि नहीं हम मेरा बिहेवियर वैसा नहीं था। अच्छा ठीक है, आप लोग सही समझ रहे हैं कि ये जो एक प्रॉब्लम है कि लड़की बोल रही है कि मेरा कंसेंट नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा वो ये जांच करेगा कि कहीं ये लोग का इसका कंसेंट था तो नहीं। यानी कि इसमें लड़की को मिसट्रस्ट करने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा आ गया है कि वो जो बोल रही है वो नहीं माना जाएगा। एक इसमें और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में लोग वैसे ही बहुत अजीबोगरीब ख्याल रखते हैं, तो लड़की का पूरा कंडक्ट को, मतलब कैसा कंडक्ट कि लड़की का कैरेक्टर कैसा था, या किसी के साथ में वो रात को घूम रही थी, जहाँ जिसके जो रेप किया रेपिस्ट है रात को, मतलब इवनिंग टाइम में ही सही, तो वो घूमते देखी जाती थी, तो देखी जाती थी तो फिर हाँ ये लोग तो घूमता था, दोस्ती यारी था, तो ये जो है ये मान लिया इसमें कि मान लिया जाएगा कि ये कंसेंट था। तो इसका ये मतलब एक ऐसा ये पोजीशन है कि ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक्चुअली इंडिया में या कहीं भी दुनिया में जो रेप्स होते हैं उसमें मैक्सिमम केसेज में दे आर क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स। तो ये तो औफुक ही हो जाएंगे सीधे सीधे। जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिनकी दोस्ती होगी लेकिन उसको मिसकंट्रीब्यूट करके अगर कोई रेप कर दे, तो इसका मतलब दोस्ती करने के बाद, टाइम बिताने के बाद रेप करना एक तरह से यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये बोलता है कि अगर फॉल्स कंप्लेन है, अगर फॉल्स कंप्लेन है और फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया गया है तो लड़की को पनिशमेंट मिलेगा। देखिए ये एंटी रेप लॉ है, ठीक। हाँ सना क्या बोल रही है? हाँ, तो ये जो है ये एंटी रेप लॉ है, और इसमें ये बात भी लिखा गया है कि पनिशमेंट जो होगा वो लड़की को मिलेगा अगर वो फॉल्स कंप्लेंट। तो बात ये है कि अगर हम थोड़ा सोचें तो अगर हम सड़क पर जा रहे थे और मेरा मोबाइल छिना गया तो हम कंप्लेन किए तो ये इस लॉ में तो चोरी का नहीं लिखा हुआ है कि कंप्लेन करने वाला पर जो होगा वो ही चार्ज लगेगा, ये लॉ में ही, ठीक। तो उसके लिए तो और भी तो लॉ होंगे ना, फॉल्स कंप्लेन एक जनरल का, लेकिन ये बात है कि इस लॉ में ही लिख दिया है कि ये जो होगा फॉल्स कंप्लेन करने पर, यानी कि कंप्लेन करने से पहले अच्छा से सोच लेना पड़ेगा कि ये एक तरह से कि ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि जो एक्यूज्ड है वो छूट जाता है तो वो इस कानून का सहारा लेकर के वो काउंटर केस कर सकता है कि मेरे पास फॉल्स केस लगाया गया तो अब इस लड़की को पनिश करो। तो ये मतलब ये रेप लॉ है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये
लड़कियों के अगेंस्ट में काम करेगा, क्योंकि वो कई बार कंप्लेन करने से ही डरेंगी। तो एक और भी राइटर लिखा हुआ है बात कि इंडिया में तो ऐसा भी है कि जज लोग, राइटर जैसा लिखा है, जज लोग रेपिस्ट के साथ शादी कराने की बात करते हैं लड़की का। तो अगर लड़का छूट गया और फिर लड़का बोले कि मेरी शादी कर लो, तो लड़की ना नहीं कर पाएगी, क्योंकि नहीं तो लड़का बोलेगा तो काउंटर केस करेंगे, तुमको सजा दिलवाएंगे। तो ये भी ये बात उठाया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। और भी है इसमें क्या है कि टाइम फ्रेम दिया गया है कि 15 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए और 1 महीना में ट्रायल हो जाना चाहिए। तो ये टाइम फ्रेम को ये जो संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक्चुअली पुलिस फोर्स जो है इट इज ओवरबर्डेंड और 15 डेज में ट्रायल नहीं हो पाएगा, और अगर जबरदस्ती किया जाएगा तो ट्रायल विल बी सॉडी, एविडेंस गैदर नहीं किए गए होंगे और इसमें भी एक्यूज्ड जो होगा वो छूट जाएगा। एक लास्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास करके हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिखा हो गया है कि अगर रेप में क्राइम जो है वो हीनस कैरेक्टर का होता है, इसको समझिएगा, इसमें काफ़ी डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी जो इसमें लिखा हुआ हम बता रहे हैं कि अगर काफ़ी हीनस नेचर का है तो इसमें फांसी भी दिया जा सकता है। तो बात यह है कि हीनस नेचर क्या है ये इसमें नहीं लिखा है, यानी कि रेप केसेज में फांसी भी हो सकता है, ये कानून बोलता है महाराष्ट्र का। इसको लेकर के जो भी राइटर्स इसमें हम देख रहे हैं, राइटर्स एग्री नहीं करते हैं, और ये जो फेमिनिन संगठन है ये भी एग्री नहीं करते हैं। एक इनका कहना है कि रेप केसेज में फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों इनका जो लॉजिक बता रहे, इनका लॉजिक ये है कि मर्डर में फांसी होता है, मर्डर और रेप ये दोनों को इक्वेट कर दिया गया है कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, यानी कि रेपिस्ट के लिए एक सिग्नल है कि रेप करने के बाद लड़की को मार दो, क्योंकि लड़की जिंदा रहेगी तो ये तो प्रूफ हो जाएगा कि रेप हुआ था, तो फांसी तो चढ़ना ही है। लड़की नहीं रहेगी तो हो सकता प्रूफ ना हो, बच जाए, और प्रूफ हो भी गया तो वैसे भी तो रेप पे फांसी चढ़ना ही है। तो ये विक्टिम को ये मतलब जो है उसको मारा जा सकता है। एक दूसरा बात यह है कि इसमें एक बहुत ये जो हमको जो ज्यादा बात लग रहा है इसमें, वो हम बोलना चाह रहे हैं कि इसमें एक विक्टिम के लिए भी एक मैसेज है कि ये इसको शायद आप लोग पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं कि विक्टिम मतलब जिसके साथ रेप हुआ है, अगर ये बोला जाए कि इसमें फांसी का ही सजा, वही सजा होता है जो मारने में होता है, तो विक्टिम को भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है कि अब तो हम मुर्दा के समान है। तो ये मतलब फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करने का एक मतलब एक ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है कि जैसे अब कुछ नहीं बचा, जो जैसे पुराने फिल्मों में दिखाते थे। ये अपने आप में ये इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अच्छा समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो सोचिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हम लोग। बात ये है क्या कि एक और भी मुद्दा है इसमें कि जैसा हम पहले ही बताए कि इस तरह के केसेज अक्सर अक्सर क्लोज रिलेटिव करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है, जो नजदीकी लोग करते हैं वो ब्लड रिलेशन में भी कई बार हो सकते हैं। तो ऐसे केसेज में हम अच्छा चलिए हम आपसे बात करेंगे। आप लोग बताइए कि इसका अगर फांसी का सजा होगा, और हम जैसा बताए ये दोनों इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, फांसी का सजा और हम बताए कि ज्यादातर लोग रिलेटिव होते हैं, तो ये दोनों को मिला के आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं? क्या कंक्लूजन है इसमें कि ये दोनों को मिला करके कुछ कंक्लूड कीजिए। ममता बोलिए। सर कन्विक्शन बहुत कम हो जाएगा, वो रिपोर्ट ही नहीं होगा। अच्छा ठीक, आरती क्या बोल रही है? पूजा बोलेगी। पूजा। हाँ सर, हम भी यही बोल रहे थे, रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा रिलेटिव्स होंगे।
क्यों नहीं रिपोर्ट किया जाएगा? सर क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि अपने खुद के मतलब कि फैमिली वाले ही प्रेशर देंगे अगर फांसी का सजा होगा। दैट इज करेक्ट। ये जो होगा, ये फैमिली वाले जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करेंगे कि तुम कंप्लेन मत करो, और कंप्लेन अगर कर दी हो तो हॉस्टाइल हो जाओ। हॉस्टाइल हो जाओ मतलब कि वहां पे पलट जाओ। तो ये जो होगा, ये रिपोर्टिंग कम होगा, कन्विक्शन कम होंगे। और एक और भी इसमें मुद्दा उठाया है कि जब किसी भी क्राइम में फांसी का सजा होता है तो जजेस जो होते हैं वो अक्सर कन्विक्शन नहीं करते हैं। मतलब कि अगर थोड़ा भी डाउट, मतलब डाउट क्या, मतलब कि एकदम मतलब कन्विक्शन रेट जो होता है उसमें वो कम हो जाता है, ये अगर फांसी का सजा किसी भी क्राइम में हो तो। सर हम कुछ पॉइंट पर डिसएग्री कर रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर जैसा हमारा जुडिशरी सिस्टम है और जो भी इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है और जितना टाइम लगता है इन चीजों में, तो अगर कोई रेप जिसके साथ होता है वो जिस साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिचुएशन से गुजरता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हाँ उसके लिए अगर इस तरह का प्रोविजन बन रहा है तो कुछ हद तक ठीक है? कौन सा प्रोविजन? कि हाँ उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है, मिल सकता है। नहीं, ये जो है हम एग्री नहीं कर रहे। एक बात ऐसा है, मतलब एक पॉइंट तो पहले यही बता दे, मतलब मेरा जो थिंकिंग है कि मर्डर मतलब किसी का जान लेना से ही किसी का जान लेना का हम इक्वेट कर सकते हैं कि मतलब जहां पे मर्डर नहीं हुआ, एक्चुअल मर्डर नहीं हुआ है, वहां पे अगर सरकार जान ले ले किसी का, तो ये एक हमको बहुत इथिकल नहीं दिख रहा। एक हम एक एक करके बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरा बात ये है ना कि सरकारें जब कोई पनिशमेंट डिसाइड करती हैं तो सरकारें अक्सर जो है रिवेंज प्रिंसिपल पे नहीं काम करती हैं। सरकारें काम करती हैं एक डिटरेंट वैल्यू पे, कि लोग जो है, डिटरेंट वैल्यू है और रिहेबिलिटेशन का भी है। तो ये जो है कि क्या फ्यूचर में ये क्राइम करेगा उस पर काम करती है। तो ये जो डिटरेंट है, ये कोई डेटा हमारे दुनिया में नहीं है कि इससे आगे से रेप नहीं होगा। अब रहा बात कि ये थिंकिंग क्यों आता है कि इस क्राइम में फांसी का सजा होना चाहिए। इसके पीछे देखिए, मेरा जो समझ है वो ये है कि हम लोगों को हमारी सोसाइटी में अक्सर एक तरह से ऐसे बोले ना कि उसको हम जो बोल रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। अगर किसी लड़की का रेप हो जाए, जब हम बात कर रहे हैं कभी थोड़ा पुराना जमाना में जाते हैं, अभी भी होगा बट हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं 50 इयर्स, तो घर वालों को पता चल जाए कि रेप हो गया है तो घर वाले उसी का जान मार दे। क्यों? क्योंकि अभी जिंदा रह के क्या करेगी। पहले के लोग बोलते हैं क्या बचा इसके पास। ये जो मेंटालिटी है ना कि इट इज इक्वल टू किलिंग, ये मेंटालिटी वही पैट्रियार्की है, वही जो मतलब जिससे हम लोग बचना चाह रहे हैं कि इट इज इक्वल टू, अब लड़की के पास कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए ये फांसी का है। अगर इसको हम एक ऑर्डिनरी क्राइम से थोड़ा ज्यादा मान ले बट नॉट इक्वल टू मर्डर, तो हम ऐसा नहीं देखेंगे कि ये फांसी लायक क्राइम। हम ये नहीं बोले कि क्राइम मतलब ये है, लेकिन फांसी किसी का जान लेने पर ही होना चाहिए। दूसरी बात है कि फांसी का एक दूसरा ही प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो तो जनरल वे में बात कर रहे हैं, अब रेप से नहीं इक्वेट कर रहे हैं, कि कभी भी अगर ये पता चलता है कि वो निर्दोष था, कभी भी, तो ये जो चीज है ना, ये कभी वापस नहीं ला सकते हम, उससे माफी भी नहीं मांग सकते। अगर फांसी एक बार दे दिए तो फांसी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है, इवन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अगर उसका बात करें तो इवन मर्डर में भी, थोड़ा इसको बात को समझिएगा तो शायद आप एग्री करेंगे कि इवन मर्डर में भी फांसी का सजा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला है। इट मस्ट बी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। मर्डर भी ऐसा हो कि वो मर्डर भी ऐसा यूनिक हो कि ऐसा कोई ना करता हो,
तो वो प्रिंसिपल मेरे हिसाब से ठीक है। और रेप इज नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इट इज कॉमन क्राइम, इट इज नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो सिविल जहां सिविलाइज सोसाइटी में सरकारें मर्डर न करे तो अच्छा है, जब तक एक्सट्रीम नेसेसिटी ना हो जाए, जैसा हमको समझ आ रहा है। और हम जैसा बताएं कि वो थिंकिंग कहीं ना कहीं माइंडसेट पैट्रियार्की ही है, जिसके कारण से इसको फांसी का सजा देने का डिमांड लोग करते हैं, लोग जानबूझ के करते हैं कि ऐसा हो, लड़की रही नहीं, अब एक्चुअली लड़की मर गई। हाँ ममता क्या बोल रही है? सर हम बोल रहे हैं कि ये अगर डेथ पेनल्टी है हो जाएगा तो उसको तो मोक्ष मिल जाएगा ना, उसको तो रिगरस कुछ ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए जिससे कि वो उसी ट्रॉमा से, उसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे। तो ये कैपिटल पनिशमेंट देके तो उसको तो एक ही दिन में, एक ही झटका में खत्म हो जा रहा है, तो वो तो वैसे भी ऐसा बेटर है नहीं ना, है। ये तो बहुत डिबेटेबल है, ये तो हर आदमी का अपना अपना इस बारे में ओपिनियन होगा। और हम कुछ और बोल रहे थे कि हाँ, ये जो रिवेंज का जहाँ तक बात है ना, तो एक बात तो है कि जिसके फैमिली में ऐसा घटना हुआ है, जिसके साथ हुआ है, तो एज अ रिवेंज तो वो चाहेगा कि उसको मार दिया जाए। हो सकता है कि कोई सोचे कि नहीं, इसको जिंदगी भर उसको सड़ाओ जेल में, मारो मत, जिंदा रहने दो। ये अपना अपना थिंकिंग हो सकता है। रिवेंज प्रिंसिपल में भी कुछ लोग बोल सकते हैं मार दो इसको, ये हो सकता है। बट बात यह है कि सरकारें जो है हमारे और आपके गुस्से के हिसाब से कानून नहीं बनते। ये कानून बनते हैं कि उसका जो डेट्रीमेंट वैल्यू है, सॉरी, उसका डिटरेंट वैल्यू है, वो डिटरेंट वैल्यू कितना है, और क्या रिहैबिलिटेशन के चांसेस है। सरकारें ऐसी ही, सभ्य सरकारें ऐसी ही सोचती है। जो ऑटोक्रेटिक सरकारें हैं, अब ईरान में या अरेबिया में या जहाँ, यहाँ पे कोड़े मारना और हाथ, पहले तो लोग हाथ काटना और पैर काटना भी होता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग थोड़ा वो रिवेंज के मतलब सरकारें नहीं सोचती हैं, तो फिर वो इस मामले में ये सॉफ्ट नहीं बोल सकते, बट इसका मर्डर से इक्वेट करना ये थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लग रहा है कि इसको सीधा सीधा मर्डर से इक्वेट कर दे। तो फिर कहीं ऐसा मतलब और भी छोटे मोटे क्राइम भी लोग बोलेंगे कि ये मर्डर के जैसा ही है। और है, अगर किसी का सोचिए कि किसी का सारा इकट्ठा धन कोई लेकर के भाग जाए, तो वो आदमी तो बिल्कुल पिनूरी हो, तो उसका ट्रॉमा वैसे ही है, लेकिन बट इट इज नॉट मर्डर। हाँ, और कुछ? कोई और दूसरा पॉइंट या किसी कोई दूसरा न्यूज, किसी कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है। एक्चुअली हम कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में नहीं है, लेकिन सर हम ये कह रहे थे कि जो हम लोग का जुडिशियल सिस्टम है और जितना डिले होता है और जो हाँ, इन्वेस्टिगेशन ये का अच्छा आपका बात हमको बोलना भी था। बात ये है ना, एक बात जो हम छूट गया वो बोल देते हैं कि एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है किसी भी क्राइम में, ये केवल रेप से छोड़िए बात, सरकारें जो होती है वो हमेशा कानून बोलती है सख्त कानून बनना चाहिए, जनता बोलती है फांसी दो, सरकार बोलती है फांसी देंगे, सख्त से सख्त कानून हर चीज के लिए बनता है। तो बात यह है कि कानून जो है वो ऑलरेडी दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, कानून है स्ट्रिंजेंट है, उसको और स्ट्रिंजेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि जो इस केस में अगर रेपिस्ट है उसको ये ना कंफर्म रहे कि सजा तो होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सजा तो होगा, न कि क्या सजा होगा। तो सरकारें जो जो कानून पे फोकस करती है ना कि कानून बनाई है, सरकारों को फोकस करना चाहिए कि कैसे जल्दी से ट्रायल हो, मतलब एक्यूज्ड नैब हो, जल्दी से ट्रायल हो और उसका जो कन्विक्शन रेट है उसको सुधारा जाए। अगर 100 लोग पकड़े गए, 100 लोग में ये 60 या 70 या 80 लोगों को अगर अगर सजा होता है तो एक क्राइम रुकेगा। और इंडिया में आपको हमको डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इंडिया में इसका कन्विक्शन जो रेट है हमको नहीं लगता है कि 5% से भी ज्यादा, हमको लगता है 2 या 3% कन्विक्शन रेट एक्चुअली है इसमें। तो सरकारें जो है ये वो कन्विक्शन रेट को अगर सुधार दे तो ज्यादा सैल्यूटरी इफेक्ट होगा, न कि कानून से होगा। ये आप जो बात बोली उससे हमको याद आया कि सरकार को वहां पे फोकस करना चाहिए कि और एंड द पनिशमेंट मस्ट बी स्विफ्ट। वो पकड़ा गया
अब इस केस में तो 15 दिन में हो नहीं पाएगा, बट एनीवे जल्दी 6-7 महीना में फैसला हो करके और सजा हो जाए, क्योंकि अगर वो सजा 5 साल और 10 साल बाद होता है तो फिर कुछ असर नहीं पड़ने वाला, सोसाइटी नहीं सुधरेगा, वैसे ही रहेगा, जल्दी से होना चाहिए। आरती क्या बोल रही है? हाँ सर, हम वही बोल रहे थे क्योंकि कल या परसों जो रेप केस हुआ यूपी में, तो उसमें नेशनल वुमेन कमीशन की हेड का जो स्टेटमेंट था कि रात में नहीं निकलना चाहिए, तो दीज आर डेट्रीमेंटल टू वुमेन। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी का कि ये मतलब देखिए ये सच बात है कि देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ठीक बात है, लड़कियों को अपना सेफ्टी रखना चाहिए, दिस इज नॉट बैड, क्योंकि क्राइम हो जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। लेकिन एक टॉप मोस्ट ये पोस्ट पे बैठे लोगों को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। वो सबको पता है कि हम क्या लड़के अपनी सेफ्टी नहीं लेते? क्या हमको पता होता है कि ये नक्सलाइट एरिया है, रात को यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, तो क्या हम ड्राइव करते हैं? नहीं करते हैं, वो हमको पता है। लेकिन सरकार अगर बोले कि आप उस रास्ता में क्यों गए, आपका सामान छीन लिया गया, तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। यहाँ पर जब अजय कुमार थे एसपी, तो यहाँ पर वो मतलब बोले थे कि आप लोग आराम से 11 बजे रात तक पार्क में घूमिए, कपल्स को बोल रहे थे, घूमिए, आइसक्रीम खाइए, कुछ नहीं होगा, नहीं होता था। तो ये तो मतलब वो विल पावर तो होना चाहिए ना कि हम ठीक करेंगे। ये मतलब विक्टिम पे आपका फोन जो है छिनतई हो गया तो पुलिस में गए एफआईआर कराने, तो आप क्या करने गए थे उस एरिया में? ये एक बहुत बड़ा एक खराब बात है, मतलब ये फेलियर को छुपाना और विक्टिम के ऊपर सब कुछ लाद देने के बराबर है। तो अब देखिए स्टेटमेंट वाला। सर तो ठीक है, फिर हम लोग क्लोज करें। अच्छा हाँ, कल क्लास नहीं लेंगे, ये क्लास अब डिले हो ही गया है, तो थोड़ा और डिले से ही कल क्लास नहीं लेंगे, परसों क्लास होगा, परसों फिनिश हो जाएगा यानी मंडे, और वेडनेसडे को फिर टेस्ट लेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा। क्लोज करते क्लास। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।